गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआईपीएम अकेडमी। वीआईपीएम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 बजे वाली क्लास में हम लोगों की 12 तारीख वाले पेपर के लिए अच्छी खासी एलडीसी की प्रिपरेशन चल रही थी। अब जिन लोगों को 19 को एग्जाम है उनके लिए वीआईपीएम ने जैसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का एक मॉडल पेपर करवाया जाएगा, तो उस मॉडल पेपर का वो मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे, आप चेक कर सकते हो। और अभी उसका आंसर की मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको आप जो है चेक कर लेना प्लीज। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। मैंने आपको हमेशा बोला था इस तरह के क्वेश्चन को डील करने से पहले आप चेक कर लेना कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करो, इसका मतलब वो ऑप्शन आपको पहले हटाने हैं जो इंटेरोगेटिव नहीं है। इस तरह से हम एलिमिनेशन को काम में लेके अपने ऑप्शन पर ज्यादा जल्दी और ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप जान रहे हो कि ये वाला जो है कौन सा केस है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस है। मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के केस में सेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, मॉडल और आपका जो टेंस है वो भी कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए चारों ऑप्शन कौन सा वाला सही है, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिख रखा है, नोबडी कैन मेजर माई लव फॉर यू। कोई भी मेजर नहीं कर सकता, नोबडी इज लाइक नो वन, तो कोई भी मेजर नहीं कर सकता किसको, मेरे प्यार को, आपके लिए। तो इसका हमें बनाना था इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो चेक कर लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन होगा। हु कैन मेजर माई लव फॉर यू, इसका मतलब तो ये है कि कौन मेरा प्यार तुम्हारे लिए, जो मेरा प्यार है उसको कौन मेजर कर सकता है। इसका मतलब कोई भी नहीं कर सकता। हम भी तो ऐसे आम जीवन में यही तो बोलते हैं, जैसे गाने भी आजकल बन रखे हैं, कौन तुझे ये प्यार करेगा, तो पूछ नहीं रहा, वो ये कह रहा है कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो इस चीज को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। चलिए ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हुआ है। मैंने अभी साइड में आपको बताया था कि टेंस, मॉडल, सेंस कभी भी नहीं बदलना चाहिए, ये इसने बदल दिया है इसलिए रिजेक्ट हो गया। चलिए सी ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी में भी इसने बदल दिया है, एकदम हटा दो, और डी में भी इसने बदल दिया है, एकदम हटा दो। एकमात्र सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, इसको चेक कर लेना। और अगर आप लोगों का सही हुआ है तो उसको कमेंट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख रखा है, There was hardly a man who did not respond to his call. There was hardly, मुश्किल से ही कोई पर्सन था who, जिसने did not responded to his call, उसके कॉल का जिसने रिप्लाई नहीं दिया हो, मुश्किल से ही ऐसा कोई पर्सन था। इसका मतलब क्या हुआ, सभी ने रिप्लाई दिया। इसका मतलब तो यही है कि भाई मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके कॉल का रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब न के बराबर वाला केस है, इसका मतलब सभी लोगों ने उसके कॉल का रिप्लाई किया। चलो चेक कर लो एक बार कौन से वाला ऑप्शन सही है। वैसे तो देखते ही पता चल रहा है एवरी मैन रिस्पॉन्डेड टू हिज कॉल। टेंस चेंज हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे पास्ट सिंपल था, यहाँ भी पास्ट सिंपल रखा है, एकदम सही है। क्या सेंस बदल रहा है, नहीं, सारे आदमियों ने किया। इसका मतलब न के बराबर ही ऐसे आदमी थे जिन्होंने नहीं किया, तो सेंस भी नहीं बदल रहा, टेंस सेंस कुछ नहीं बदल रहा है। तो एकमात्र आंसर बी ऑप्शन होगा। फिर भी हमें अच्छा लगता है रिजेक्ट करने में, इनके रिजेक्शन से हम आंसर के ज्यादा करीब होते हैं। तो एक बार चेक कर लो ए सी डी को भी। चलो ए में क्या लिख रखा है, हिज कॉल रिस्पॉन्डेड टू एवरी मैन। इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉल खुद खड़ा हो गया और अब बोल रहा है कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूंगा। भाई ये तो अपना एक्टिव वाला केस हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है इसका सेंस जा रहा है, इसका मतलब तो कॉल ने खुद ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अरे कॉल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, हर पर्सन ने रिस्पॉन्ड किया था उसके कॉल को। एक बार इसका सेंस जरूर चेक कर लेना। चलिए सी ऑप्शन एक बार चेक करो, एवरी मैन वॉज रिस्पॉन्डेंट टू हिज कॉल। इसके अंदर अगेन देखो इसने उल्टा कर दिया। इसका मतलब तो ये है कि एवरी मैन वॉज रिस्पॉन्डेंट टू हिज कॉल, इस हर आदमी को रिस्पॉन्ड किया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका टेंस जा रहा है तो ये एक्शन जो है सारा एवरी मैन पे हो गया, जबकि हमें ये कहना था, क्योंकि आप सेंस को एक बार पकड़ लो, देयर वॉज हार्डली अ मैन, मुश्किल से ही कोई आदमी था, हु डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल, जिसने उसके कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसका मतलब सभी पर्सन ने किया था, सभी पर्सन को नहीं किया गया था, सभी पर्सन ने किया था। एक्टिव वाला सेंस है, ये पैसिव वाला नहीं हो सकता। सी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए डी ऑप्शन भी चेक कर लो, हिज कॉल वॉज रिस्पॉन्डेड बाय एवरीवन। देखो बी और डी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये एक्टिव फॉर्म में है और ये वाला पैसिव फॉर्म में। पर आप जानते हो मैंने बोला था कि किसी भी प्रकार का बदलाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन में अलाउड नहीं है जब तक कि आपको नहीं कहा जाए। क्या आपको बोला है पैसिव में बदलो, नहीं बोला ना। नॉर्मल आपको बोला इंटेरोगेटिव में बदलो, चेंज इनटू असर्टिव। आपको इस वाले सेंटेंस में आपको असर्टिव में चेंज करना था, तो जैसा कहा है वैसा करना है, खुद से एक्स्ट्रा पंचायती नहीं करनी है। ये पैसिव में है तो यहाँ पे ये दोनों ग्रामेटिकली सही है। मैं ये नहीं बोल रही ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेटिकली गलत तो हमारे ये दोनों जा रहे थे सेंस के अकॉर्डिंग।
क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन ने दिया था, लेकिन ये इसलिए गलत माना जा रहा है क्योंकि हमें एक्टिव फॉर्मेट में ही रखना था, हमें कोई बदलाव नहीं करना था। तो एकमात्र जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, डी को हमने रिजेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बारी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी रिप्लाई करना। चलिए, ही इज ग्रेटर देन आई एम। इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए अगेन नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस में आपको सेंस टेंस कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती है, जैसा है वैसा का वैसा ही इसको रखना है। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे डील करना सिखाया है, क्या लिखा हुआ है, ही इज ग्रेटर देन आई एम, ही इज मोर ब्यूटीफुल वाला केस है। इसमें मैंने बोला था कि जो ज्यादा है उसको ऊपर बिठा दो और जो कम है उसको नीचे बिठा के चेक कर लो सारे ऑप्शंस। अच्छा, ही इज ग्रेटर देन आई एम, तो ये है ही और ये हूं मैं, ठीक है। तो जो ऊपर है उसको चेक कर लो, वो ऊपर रहना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए, टेंस नहीं बदलना चाहिए। बाकी आपको नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव करनी है, सेंटेंस को नेगेटिव मत कर देना। मैं अगेन कह रही हूं, कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो मैं चेक करती हूं, उसमें ये कहते हैं कि मैम एग्जैक्ट नेगेटिव नहीं करना है। जैसे ही इज गोइंग तो ही इज नॉट गोइंग वाला सेंस जो होता है वो तभी आपको करना है जब आपके ऑप्शंस जो है उस अकॉर्डिंग दिए गए हो। देखो, दोनों तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। एक में आपको एग्जैक्टली नेगेटिव करवा रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो सिर्फ एक सेंटेंस को, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को वो जो है नेगेटिव करवाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का तो एकमात्र नियम ये है कि उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो अगर आपके ऑप्शन में सेंस बदलने वाला ही आ रहा हो तभी आप उसको ऑप्ट करें, अदरवाइज ऐसा ही लेना है जिसमें सेंस नहीं बदलता हो। चलिए चेक कीजिए, ही इज नॉट ग्रेटर देन मी। अरे ये फर्स्ट वाला कभी हो सकता है क्या, ही इज नॉट, अरे बेचारे को हमने ऊपर बिठा रखा है, इसको नीचे बिठा रखा है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, सेंस बदल दिया, हटा दो इसको। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं नहीं हूं, कैसा नहीं हूं, उतना ग्रेट। आपको पता है मैंने सो और एज बार बार बताया था जब भी डिग्री वाली क्लास हम लोगों ने की थी। एज और सो एज मैंने बताया था, क्या डिफरेंस था भाई एज और सो एज में। पहले तो इसका मतलब होता है उतना जितना, है ना, कितना जितना ये है उतना ही, क्लियर है। और सो एज भी सेम ही है एज जैसा, बस डिफरेंस इतना सा है कि जब एज को हम नॉट नेगेटिव के अंदर काम में लेते हैं तो एज को हम नेगेटिव के अंदर सो एज बना देते हैं। इतनी सी बात थी भाई, ये चीज मैंने आपको बताई थी। एज सो एज सेम ही है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एज में जो पहला वाला एज को सो बना देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो आई एम नॉट सो, ये नेगेटिव वाला ही है, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, ही इज, इसका मतलब तो यही है कि अभी भी ग्रेट तो यही है, मैं तो उससे कम ही हूं। ये हमारा सेंस के अकॉर्डिंग भी सही है, हमें बनाना नेगेटिव था, नेगेटिव भी बन गया है बिना किसी बदलाव के, तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी चेक कीजिए, ही इज ग्रेट आई एम नॉट। अरे किसने कहा कि तुम नहीं हो, उसने तो ये बोला उसकी तुलना में मैं कम हूं, भाई वो ज्यादा है मैं कम हूं, उसने ये तो वो थोड़ी बोला है कि तुम बिल्कुल ही नहीं हो, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। चलिए डी ऑप्शन चेक कीजिए, ही इज नॉट एज ग्रेटर एज आई एम। और आप लोगों को मैं एक क्लियर बात और बता दूं, पहले तो ये गलत हो ही गया है कि वो ग्रेट नहीं है, और एक गलती और है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कहां लिखूं जगह भी नहीं मिल रही, चलो ध्यान देना, ये एज डिग्री वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और आया भी था इस बार। चलो एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, हमेशा कैसी डिग्री आएगी भाई, पॉजिटिव डिग्री। और ये लास्ट वाला तो अपने लखनऊ से भी गलत हो गया, देखो इसके बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। मैंने बोला था कि ग्रेट अकेला आएगा, ग्रेट जो है पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ग्रेटर तो ये बन जाता है कंपैरेटिव, और मैं बोलूं ग्रेटेस्ट तो ये बन जाता है सुपरलेटिव। हमें कौन सी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, हमेशा ध्यान रखना। एज सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये दोनों डिग्री नहीं आएगी, तो ये दोनों तरीके से गलत है। पहले इसने सेंस गलत किया और आगे तो रूल का भी एकदम से गलती कर दी है, तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लीजिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज, चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंसेस। अरे कंपाउंड सेंटेंसेस की जब भी बात आ रही है तो मैं ये सोच सकती हूँ कि या तो कंडीशनल में बदल दो, या कॉम्प्लेक्स में बदल दो, या कोई कंजंक्शन काम में ले लो। भाई तीन ही तो चीजें होती है, या तो कंडीशनल बना दो, या फिर उसको जो कोई कंजंक्शन दे दो, कंजंक्शन से वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, या क्लॉजेस फ्रेजेस वाले सेंटेंस में बदल दो तो भी कंपाउंड बन जाएगा। तो फटाफट से चेक कर लो कि इनमें कौन सा वाला होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज, अगर तुम वर्क हार्ड करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो तुम प्राइज जो है जीतोगे। यही बात है कि भाई इफ वाले सेंटेंस आप जानते हो यदि से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम जो है प्राइज जीतोगे। चेक कर लो कौन सा वाला सही है। वर्क हार्ड एंड यू विल विन दी प्राइज बिल्कुल सही है, कंजंक्शन जुड़ गया, कंपाउंड भी बन रहा है, और ये सेंस भी वैसा ही है कि कठिन परिश्रम करो तुम प्राइज जीत जाओगे। भाई पहले वाले को सोचो, मैं हिंदी दोनों की बोल रही हूं, आप खुद सोच के देखना, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम प्राइज जीत जाओगे। और एक ये है, कठिन परिश्रम करो
तुम प्राइस जीत जाओगे। उसमें कंडीशन डाली है, इसमें इंस्ट्रक्शन है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, तो ये मान के चल रहा हूं कि सेंस तो दोनों का सेम ही है। बात तो कह तो यही रहा है ना कि कठिन परिश्रम करो और तुम प्राइस जीत जाओगे, तो अभी तक तो ये सही लग रहा है। लेकिन अभी भी हम जो है संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे हम क्लोज नहीं होंगे। और ये रिजेक्शन मेथड आपको हमेशा काम में लेना, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, इससे गलती से बचोगे। दो यू वर्क हार्ड यू विल नॉट विन द प्राइज, ये तो क्या कह रहा है? दो का मतलब आपको मैंने बताया था, यद्यपि। यद्यपि यू वर्क हार्ड मतलब अगर तुम वर्क हार्ड करते भी हो तो भी तुम प्राइज नहीं जीतोगे। अरे वो बेचारा कह रहा है कि तुम वर्क हार्ड करो तुम्हें प्राइज मिलेगा, ये तो दे ही नहीं रहा है। अगर तुम वर्क हार्ड कर रहे हो तो भी तुम्हें प्राइज नहीं दे रहा है, तो ये तो एकदम गलत हो गया। ये दो होता है जो आप जानते हो कि ये यद्यपि का सेंस देता है। चलिए सी ऑप्शन चेक कर लो, दोज हु वर्क हार्ड विन द प्राइज, वे जो वर्क हार्ड करते हैं विन द प्राइज, वो पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? प्राइज जीतते हैं। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, लेकिन हमें ग्रामेटिकली नहीं जाना है, हमें सेंस बदलाव नहीं करना है कि सेंस नहीं बदलना चाहिए। इसने बोला था अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम प्राइज जीतोगे, यहाँ पे तो हार्ड वर्क वाली बात कह ही नहीं रहा है कि तुम हार्ड वर्क करोगे तब, ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि वे व्यक्ति जो हार्ड वर्क करते हैं प्राइज जीतते हैं। हमें तो ये बोलना है कि यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम जो है प्राइज जीतोगे। क्लियर है क्या ये चीज? तो यहाँ दोस्त का सेंस नहीं है, ये तो सामने वाले पर्सन के लिए बात करने वाला था। देख लो, इफ यू वर्क हार्ड, सामने वाले को कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्राइज जीतोगे। ये जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि जो लोग जो वर्क हार्ड करते हैं वही प्राइज जीतते हैं। क्लियर है क्या? तो सी ऑप्शन भी इसका रिजेक्ट हो जाएगा, सेंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा। प्राइज विनर्स आर दोज हु वर्क हार्ड, ये तो सेम बात ही हो गई कि प्राइज विनर्स वो लोग होते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। हम आपसे जनरल स्टेटमेंट नहीं पूछना चाह रहे थे कि प्राइज विनर्स कौन होते हैं, हम तो बस ये कहना चाह रहे थे, एक मोरल शिक्षा, एक नैतिक शिक्षा देना चाह रहे थे कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम प्राइज जीतोगे। सी और डी भी इसीलिए गलत हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट सेंस नहीं दे रहा था। ए ऑप्शन चेक कर लो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आप जो है प्राइज जीतोगे। क्लियर है क्या? फोर्थ ऑप्शन का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए फटाफट से, स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि क्वेश्चन जो है हमें 50 कवर करना है। द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज फिल इन द ब्लैंक पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। फ्यू और लिटिल का केस मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके आप एक बार चेक कर लो। डिटर्मिनर्स वाली जो क्लासेस हैं वो सारी इसी पे बेस्ड थी। फ्यू और लिटिल में डिफरेंस फिर से बता देती हूँ, स्पीड में एक बार देख लो। अरे फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, जिन चीजों को, जिन नाउन्स को काउंट कर सकते हैं वो फ्यू के लिए, और अनकाउंटेबल के लिए आता है लिटिल। इसका मतलब जिनको काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। चलिए, फ्यू और लिटिल में ये तो हो गया मोटा मोटा डिफरेंस, हालांकि यहाँ काम तो इनसे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में जाके एक बार चेक कर लो। एक होता है केवल फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है दी फ्यू। इधर सेम, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है दी लिटिल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलो, फ्यू के आगे कुछ नहीं लग रखा तो मैं 0 मान लू, इधर लिटिल के आगे कुछ नहीं लग रखा तो 0 मान लू। इसका मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर। इसका मतलब अगर कहीं फ्यू लिख रखा है उसके आगे कुछ नहीं है, अरे 0 है तो न के बराबर है, नेग्लिजिबल है। इसके बाद में अ फ्यू में मैंने थोड़ा सा दे दिया तो इसका मतलब भी होता है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद में है द फ्यू, द फ्यू का मतलब है जितना भी है सारा। मैंने आपको बताया था द स्पेसिफिक पर्टिकुलर के लिए आता है, इसका मतलब जितना भी है वो सारा द फ्यू के अंदर आता है। ये केस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए, लिटिल के अंदर भी आगे कुछ नहीं लग रखा, कुछ भी नहीं लग रखा, इसका मतलब तो न के बराबर। ए लिटिल मतलब थोड़ा सा दे दिया है आपने उसको, ठीक है, कुछ हो गया है अब ये। इसके बाद में द लिटिल मतलब जितना भी है वो सारा, और मैंने बोला था द लिटिल के केस को आराम से इस्तेमाल करना। द लिटिल मतलब कोई कंडीशन दे रखी होगी कि मेरे पास जितनी भी बुक्स है वो मैं सारी पढ़ चुका हूं, मेरे पास जितना भी दूध था वो सारा मैंने चाय में डाल दिया, तो इसका मतलब कंडीशन देती है, एक सपोर्ट वाली कंडीशन देती है, और वो आपको क्लियर कर देती है कि आपको जो है क्या काम में लेना है। चलिए, अब आ जाओ एक बारी इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहना चाह रहा है? द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज फिल इन दी ब्लैंक पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। अब मेरे को ये बता दो कि ये लोग जो है इनको गिन सकते हो या नहीं गिन सकते? अरे लोगों को गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो। काउंटेबल का केस है क्या? काउंटेबल का केस है, बिल्कुल काउंटेबल का केस है। प्लूरल काउंटेबल का केस है, आप देख रहे हो कि पीपल जो है प्लूरल होता है, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। इनमें से सी ऑप्शन एकदम रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। लिटिल क्या होता है भाई? अनकाउंटेबल के केस में काम में आने वाली चीज है, और अ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। अब बचे फ्यू और अ फ्यू, आप ही बता दो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को रीड कर लो एक बारी। द स्कीम वॉज क्लोज्ड, स्कीम को बंद किया गया था या खुद से बंद हुई थी? अरे बंद किया गया था, पैसिव भी चेक कर लिया करो, साथ के साथ अगले एलडीसी में काम में आएगी ट्रांसलेशन आप लोगों के। द स्कीम वॉज क्लोज्ड, स्कीम को क्लोज किया गया था। क्यों क्लोज किया गया था भाई?
क्योंकि कुछ ही लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड थे, मतलब न के बराबर लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड थे, इसीलिए तो स्कीम को बंद करेंगे। अरे मैं कह रही हूँ 5 बच्चे भी क्लास में आ रहे हैं तो 5 बच्चों को भी तो पढ़ाया जाएगा, कुछ बच्चे आ रहे हैं तो पढ़ाया जाएगा। अगर न के बराबर आ रहा है कि एक बच्चा आया और वो भी कॉपी नहीं लेके आया तो उसको पढ़ाने का क्या मतलब है? क्लियर है कि ये चीज? तो न के बराबर के लिए आपको मैंने बताया था, जिसके आगे 0, जिसके आगे कुछ नहीं है वो न के बराबर है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, बी इसका सही आंसर नहीं होगा। स्कीम को बंद किया गया था, स्कीम को क्लोज किया गया था, क्यों? क्योंकि जो है वहां पर कुछ न के बराबर लोग ही थे। क्लियर है क्या? कुछ लोग भी होते तो एक बार को हम चालू रख लेते, लेकिन न के बराबर लोग थे, और न के बराबर का सेंस फ्यू देगा। लिटिल जो है अनकाउंटेबल के लिए आता है, दोनों काउंटेबल के लिए आता है, और आपको ये मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया है पहली क्लास में। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए पीछे वाले को देख के। पीछे वाले को देख के अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देते हो तो बहुत सही रहेगा, पर मैंने मैनी और मच आपको नहीं बताया, एक बार ही बता देती हूँ। मैनी और मच दोनों एक ग्रेट अमाउंट के लिए काम में आते हैं। मैनी जो होता है काउंटेबल के लिए, मैनी किसके लिए? काउंटेबल के लिए, और मच किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। और आपको पता है मैनी काउंटेबल के लिए कई का सेंस दे रहा है, अनेक का सेंस दे रहा है, तो प्लूरल लेगा भाई अपने बाद में। क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल ही नाउन लेगा। चेक कर लो एक बार, ये सारी चीजें मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। डिटर्मिनर्स की क्लास में रिवीजन क्लास चल रही है हमारी, मॉडल पेपर क्लास चल रही है। अब मुझे बता दो समय, समय को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। आपको मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं उनको अनकाउंटेबल माना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको छू नहीं सकते, जिसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अरे समय को नहीं छू सकते, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो अनकाउंटेबल मानी जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब मुझे बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब तो मैं कह रही हूँ कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, किसी रूल की जरूरत नहीं है। सेंस, कॉमन सेंस, फिर रूल, ग्रामर बाद में, पहले सेंस और कॉमन सेंस दोनों काम में ले लो। फ्यू को अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था काउंटेबल के लिए आता है। अरे मैं इसको पहले, सबसे पहले देखते ही इसको रिजेक्ट करना चाहूंगी। ये दोनों आपको आते हैं अच्छी तरीके से कि फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, टाइम जो है अनकाउंटेबल हो गया। मच को भी तो अभी बताया कि आपको अनकाउंटेबल के लिए काम में लेना है, बिल्कुल टाइम अनकाउंटेबल है, मच इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मैनी भी जो है किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए आता है। ये तो सारे ऑप्शन जो है गलत हो गए, एकमात्र सही आंसर था सी ऑप्शन, मच टाइम हैज बीन वेस्टेड। क्लियर है क्या ये चीज? ध्यान रखना, मच अनकाउंटेबल के साथ, मैनी काउंटेबल के साथ, फ्यू काउंटेबल के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, इतना सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। अमेरिका वाज फिल इन द ब्लैंक बाय कोलंबस। अमेरिका की खोज हुई थी भाई कोलंबस के द्वारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कंफ्यूजिबल वर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चेक कर लो। कंफ्यूजिबल वर्ड में पिछले पहले शायद नहीं पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, लेकिन आज बता देते हैं इन सारे शब्दों का डिफरेंस क्या क्या है। मैं लिखती जाती हूँ 1 बाय 1 और आप एक बार ही चेक कर लेना। इन्वेंटेड, कोई चीज जिसका आविष्कार किया हो, एकदम नया आविष्कार। न्यू मतलब आज तक इसका अस्तित्व नहीं था, अभी इसका आविष्कार किया गया। इसमें हम बोल सकते हैं किसी मशीन का, किसी टेक्नोलॉजी का। अभी इनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, अभी पहली बार ये अस्तित्व में आई है, तो वो इन्वेंट हुई है। क्लियर है कि ये चीज? इसके बाद में होता है फाउंड। अरे ये फाइंड का सेकंड फॉर्म नहीं है, ये फाउंड अलग वर्ब है। फाइंड, फाउंड, फाउंड तो अलग होता है खोजना, लेकिन ये फाउंड खुद अपने आप में वर्ब रहती है। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ये वो वाला केस है। तो ध्यान रखना, इसको फाइंड से लेकर जो है कंफ्यूज मत होना। तो फाउंड की इसको सेकंड थर्ड फॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है किसी की स्थापना करना। और इसके भी आपको पता है कि केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स क्यों जरूरी है, ताकि आप जो है ऑब्जेक्ट के साथ में याद करो कौन सी वर्ब किसके साथ में। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, किसी इंस्टीट्यूट को आपने फाउंड किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने स्थापित किया है, तो वहां पे आएगा आपका फाउंडेड। क्लियर है? इसके बाद है डिस्कवरी, जो चीज ऑलरेडी दुनिया में अस्तित्व में थी लेकिन आपने उसको अनकवर कर दिया एकदम। इस चीज से चेक करो, देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। डिस हो गया और कवर हो गया। डिस का मतलब बताया हुआ है अवे, उसके ऊपर जो कवर था उसको आपने हटा दिया है। कवर जो था उसके ऊपर कवरिंग हुई हुई थी, वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी दुनिया में, लेकिन उस कवर को आपने अवे कर दिया, उस कवर को हटा दिया। इसका मतलब वो अस्तित्व में आ गई। ऑलरेडी बेचारी अस्तित्व में थी, दुनिया में थी, नेचर के द्वारा थी, लेकिन आपने जो है उसको अनवेल कर दिया। अब जो है वो दिखने लग गई है, तो वो डिस्कवर होता है। जैसे अमेरिका तो पहले ही था, अरे वो कॉन्टिनेंट पहले से था, लेकिन वो कोलंबस वहां गया, उसने उसको ढूंढ लिया कि भाई अच्छा यहाँ पे ये चीज है। क्लियर है? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, बस उसको क्या करते हैं, डिस्कवर कर देते हैं, अवे कर देते हैं उसके कवर को। इससे इसको याद रख सकते हो। इसके बाद रिसर्च, तो आप जानते हो शोध करना साइंस वगैरह के अंदर,
और इस रिसर्च में भी देखो री शब्द ये कहना चाह रहा है कि ऑलरेडी वो चीज दुनिया में है, लेकिन उसके बारे में अगेन एंड अगेन आप जो है शोध करते रहते हो कि क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, वो वाली चीजें। क्लियर है क्या? बहुत अच्छा कंफ्यूजेबल वर्ड का क्वेश्चन था। आपको ध्यान देना होगा कि किसी चीज की, किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करवानी है, कोई चीज जो है न्यूली इन्वेंट करनी है, या कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको डिस्कवर करना है, या फिर आपको शोध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सबसे ही अलग था, लेकिन इन तीनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। वो भी मैंने आपको बता दिया कि फाइंड, फाउंड, फाउंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, अलग वर्ब होती है फाउंड, जिसका मतलब होता है स्थापना करना। चलिए इसका सही आंसर तो बता दो अब। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि अमेरिका जो है कोलंबस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑलरेडी था अमेरिका तो, है ना, लेकिन उसने उसको जाके पहचाना कि अच्छा ये यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लीजिए। शी इज लेजिबल, एलिजिबल और इलेजिबल और इलीगल फॉर द जॉब। इस जॉब के लिए वो क्या है भाई? अयोग्य है। आप चेक कर लो एक बारी। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। जब हम लोगों ने वन वर्ड की सीरीज की थी तो मैंने अच्छी तरीके से आपको लगभग 50 के आसपास वन वर्ड कराए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें ये आया था, पढ़ने योग्य। शी इज पढ़ने योग्य है कि इस जॉब के लिए? अरे पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य तो सभी होते हैं। चलिए इलेजिबल का मतलब होता है योग्य, उपयुक्त, मतलब जैसा चाहिए हमें वैसा। बिल्कुल, शी इज एलिजिबल फॉर द जॉब, वो इस जॉब के लिए उपयुक्त है, हमें जैसी चाहिए वैसी की वैसी है। इसके बाद में देखो इलेजिबल। अरे ये इलेजिबल मैंने आपको बताया था इन प्लस लेजिबल से बना है। चूंकि अंग्रेजों से बोला नहीं जा रहा था इनके बाद में लेजिबल, तो इस एन को क्या बना दिया उन्होंने? एल बना दिया। लेकिन इसका जो है आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए इसका प्रीफिक्स क्या है, तो वो तो यही होगा, प्रीफिक्स तो यही होगा। लेकिन मैं आपको रूट बता रही हूँ कि इस इन जो अगर प्रीफिक्स कहीं जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब होता है नॉट। तो इसका मतलब नॉट लेजिबल, जो पढ़ने योग्य नहीं है। ये भी आपसे पूछा जाता है वन वर्ड के अंदर। इसके बाद है इलीगल। इलीगल को भी मैं तोड़ दूं इन प्लस लीगल से। अरे लीगल का मतलब जो वैध है, कानूनी तौर पे जिसकी मान्यता है, और इन आगे लग जाता है नॉट के लिए। तो इलीगल अगेन उनसे जो है एन के बाद में एल नहीं बोल रहा था तो इसको एन को बना दिया इन्होंने एल। लेकिन अगर आपसे प्रीफिक्स पूछा जाए तो यही काम में लोगे आप। चलिए इलीगल का मतलब आप जानते हो अवैध। इनसे आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, एंटेनिम भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना इन सारी चीजों का। सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लीजिए। वट एवर हैपेंस डू नॉट फिल इन द ब्लैंक डाउन योर वेपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजेबल वर्ड से अगेन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, और मैं एक बारी दोनों की फॉर्म्स लिख देती हूँ। आई होप आप खुद से करके देखो। इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ एक बारी आप खुद से करके देख लो, लेकिन लग नहीं रहा है कि आप खुद से कर पाओगे। अगर कर पा रहे हो तो प्लीज कॉमेंट जरूर करना। एक होता है ले, लेड, लेड, किसी चीज को बिछाना, किसी चीज को डालना। चलिए, और एक होता है लाए, झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेन। दोनों में डिफरेंस है, एक झूठ बोलने वाला है, एक बिछाना और डालने वाला होता है। चलिए देखो, अब मुझे इसको देख के एक बारी सही आंसर कमेंट कर दो। 9 नंबर में क्या होगा? लाई होगा, ले होगा, लो होगा या लेड होगा? अब कुछ तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि कॉमन सेंस को ऊपर रखो सेंस से। पंचायती नहीं करनी, बस एक बारी चेक कर लो ये लो क्या होता है। ये लो एडजेक्टिव होता है। तो आप खुद सोच के देखो कि ये डू नॉट के बाद में जो है लो आ सकता है क्या? कभी भी, कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए बोलती हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बस ऑप्शन एक बारी चेक करके एलिमिनेट करते जाना है। इस लो को सबसे पहले हटाऊंगी। अरे डू नॉट, डू जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में किसी भी कीमत पे लो नहीं आ सकता। इसको तो पहले हटाओ, कुछ तो बर्डन कम करो अपना। एक ऑप्शन कम हुआ, अब बचे ए बी सी। अब देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सा नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगेन कॉमन सेंस, है ना। डू क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में कभी भी सेकंड फॉर्म आ सकती क्या? नहीं आ सकती। तो इस वाले को भी पहले एलिमिनेट करो। अब 2 ऑप्शन बचा है, ए और बी। अब आप जानते हो कि ये ले अगर फर्स्ट फॉर्म बनता है तो इसके पहले आ सकता है। लाई फर्स्ट फॉर्म है, ये इसके पहले आ सकता है। कौन सा वाला लगाऊं? अरे झूठ बोलना है या अपने वेपन को डाउन कराना है। ले डाउन का मतलब होता है हथियार डाल देना। यहाँ पे हथियार डलवाना है तो ले डाउन का मतलब डाल देना, हथियार डाल देना। तो वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए आप अपने हथियार मत डालना। कुछ भी हो जाए, नंबर कम भी आ जाए, लेकिन पढ़ना मत छोड़ना। कौन सा वाला ऑप्शन सही आएगा भाई? बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ए इसका नहीं होगा। लाए जो है झूठ बोलने के लिए आती है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। ले डाउन योर वेपन का मतलब है हथियार डाल देना। क्लियर है क्या ये चीज? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इन दोनों को लिख लेना, कंफ्यूजेबल वर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैसे एलिमिनेट करोगे? शी अगर आ गया और ऑप्शन में ले है तो आप देख लेना कि ले वाला तो नहीं होगा, क्योंकि शी के साथ में ये नहीं आएगा तो ये वाला ले नहीं है, फिर ये पास्ट वाला बन सकता है। तो थोड़ा केयरफुली इस वाले क्वेश्चन को जो है आप डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चेक कर लीजिए। माय फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक फॉर मी सिंस 2 o'clock। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, इसमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में चलो मान लो मैं हूं,
परफेक्ट मतलब कुछ काम हो चुका है, कुछ काम परफेक्ट है, और कंटिन्यूअस मतलब कुछ काम अभी भी जारी है। जैसे मान लो सुबह 8 बजे से सो रही हूँ और अभी बज रही है दिन की मान लो दिन की 4 बज रही है ना। सुबह 8 बजे से सो रही हूँ, दिन की 4 बज रही है, तो सुबह 8 बजे से दिन के 4 बजे तक कुछ हिस्सा तो मैं सो चुकी हूँ, कुछ काम तो परफेक्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल सो रही हूँ, अभी भी सो रही हूँ मैं, तो कुछ काम अभी भी जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेसिकली मतलब होता है कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। चलो चेक कर लो, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का एकमात्र केस मुझे दिख रहा है, आई होप आप लोगों को भी दिख रहा हो। ए इसका सही आंसर होगा, ये कंटिन्यूअस के अंदर हो जाता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर होता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर होता है। आप जानते हो कि एक बार चेक कर लो कि कौन सा वाला होगा। माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, कि मेरी फ्रेंड जो है 2 बजे से मेरा वेट कर रही है, मतलब कुछ हिस्सा वेट वो कर चुकी है और इस बेचारी अभी भी वेट कर रही है। और सिंस और फॉर का डिफरेंस भी आप जानते हो, फिर से बता देती हूँ एक बारी। ये सिंस और फॉर के डिफरेंस में आप जानते हो कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो जो है सिंस आएगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, एक अंतराल दे रखा है, तो आपके जो है फॉर आएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ मंडे से, जैसे मैं बोल रही हूँ 2017 से, जैसे मैं बोल रही हूँ फरवरी से, तो मैंने एक फिक्स टाइम बता दिया है, तब तो आप लगाओगे सिंस। और मैंने नहीं बताया फिक्स टाइम, मैं बोल रही हूँ 2 महीने से, 2 साल से, 1 वीक से, तो मैं फिक्स टाइम नहीं बता रही, एक पीरियड बता रही हूँ, तो उस केस के अंदर आपका क्या आएगा भाई, फॉर आएगा। ध्यान रखना है इस चीज को, ये भी पूछा जा सकता है। ये फॉर है ना, ये बहुत ट्रिकी है। इस बार जो क्वेश्चन 12 तारीख वाले पेपर में आया था, उसमें इस फॉर का मतलब था तक। अरे फॉर का मतलब सिर्फ से ही नहीं होता है इस सीमा से, फॉर का मतलब तक भी होता है। ये वाला मैंने 12 तारीख वाले पेपर के सोल्यूशन में बताया था, उसको एक बार जरूर जाके आप चेक करना, और इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए। सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट टू देयर मीनिंग। इन्वेस्टिगेट, आपको याद होगा फ्रेजल वर्ब की पूरी एक वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसको एक बार चेक कर लेना। अभी मैं फटाफट से बता देती हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था कि इंपॉर्टेंट जो आपके वर्ड रहता है वो लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, किसी मामले की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। क्लियर है क्या? लुक आउट किसी विंडो से बाहर देखने के लिए भी होता है, और लुक आउट फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को तलाशना। क्लियर है? किसी चीज को तलाशना। चलिए ध्यान दीजिए, लुक ऑन या लुक अपॉन समवन, किसी को, सामने वाले को आप बेहतर मानकर उस चीज पे वो इंपोज कर रहे हो, लुक ऑन या लुक अपॉन। इसके बाद में होता है लुक इन। लुक इन की अगर हम बात करें तो लुक इन का मतलब होता है किसी प्लेस पे एक शॉर्ट विजिट कर रहे हो, किसी प्लेस पे एक शॉर्ट विजिट कर रहे हो, जाकर बस देखकर वापस आ गए, उसको बोलते हैं लुक इन। जैसे आप कहीं कोई साइट वगैरह देखने जा रहे हो, तो उसके लिए अपन लुक इन काम में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी फिल इन द ब्लैंक हिम। टेंस से अगेन अच्छा क्वेश्चन है, टेंस के क्वेश्चंस में केयरफुली अपने सेंस को ऊपर रखना है आपको। शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, भाई वो सड़क पे चल रही थी, कब चल रही थी भाई, व्हेन शी मेट हिम, व्हेन शी मीट हिम, और इसके बाद में हैव मेट, और इसके बाद में वॉज मीटिंग। आप देखो, आप खुद बताओ, कोई आदमी सड़क पर चल रहा है, मैं सड़क पे चल रही हूँ, आप अचानक से आकर मुझे मिले या फिर मिल रहे थे, ये तो एक सडन एक्शन ही होता है। अरे मिलना सडन एक्शन होता है, और सडन एक्शन को जो है आप हमेशा पास्ट सिंपल में रखोगे। फिर से बता रही हूं इसको मैं, ध्यान देना। आप सड़क पे चल रहे हो और कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो वो सडन एक्शन है, एकदम से आया। ऐसा तो नहीं कि आप चलते जा रहे हो और वो मिलता जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना कि जब वो शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी मेट हिम, वो सड़क पर चल रही थी, कब सड़क पे चल रही थी, जब वो उससे मिली। तो मिलना जो है वो पास्ट सिंपल में जाएगा, क्योंकि वो सडन एक्शन है, लेकिन चलना जो है सडन एक्शन नहीं होता है, चलना तो कंटिन्यूस एक्शन ही होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ये वाला। फर्स्ट फॉर्म हमें रखनी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो शी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती नहीं, और वैसे भी नहीं आती, पास्ट का केस चल रहा है। ये वाला वॉज मीटिंग मैंने बताया सडन एक्शन है, इसलिए नहीं होगा, और हैव मेट पास्ट से आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी कर भी नहीं सकते, तो एकमात्र सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए। आई फिल इन दी ब्लैंक टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। ये केस मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, टेंस में पूछा भी जाता है, लोकल वैकेंसीज में, मोस्ट प्रोबेबली स्टेट वैकेंसीज में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप ये समझते नहीं हो कि रिपीट अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो उनको हम बार बार प्रैक्टिस करके अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए ध्यान दो भाई, इधर क्या लिख रखा है, बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। अगर आप किसी चीज के लिए लीव फॉर कर रहे हो तो इसका मतलब रवाना हो रहे हो, उस जगह के लिए रवाना हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्कूल को छोड़ा। अरे लेफ्ट फॉर का मतलब ये नहीं है कि स्कूल को छोड़ा, इसका मतलब आप स्कूल के लिए रवाना हो रहे हो, रवाना होना।
आई लीव फॉर बॉम्बे, इसका मतलब मैं बॉम्बे के लिए रवाना हो रही हूँ, बॉम्बे को नहीं छोड़ रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ट्रांसलेशन में आप लोगों के काम आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए भाई, स्कूल के लिए रवाना होने से पहले उसने चाय पी थी, ऐसा तो था नहीं कि सड़क पे चलते चलते चाय पी रहा है भाई, घर पे बैठ के चाय खत्म करके ही तो स्कूल के लिए रवाना हुआ होगा। इसका मतलब घर से निकलने से पहले, स्कूल के रवाना होने से पहले उसकी चाय खत्म हो जानी चाहिए। अगर ये सेंटेंस है किसका, पास्ट सिंपल का, और पास्ट का पास्ट बनाना होता है पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब घर से निकलने से पहले चाय पीनी थी, और इसका मतलब पास्ट सिंपल से पहले वाला पास्ट हमें बताना, और वो एकमात्र ऑप्शन होता है आपका पास्ट परफेक्ट का। सही आंसर देखो, आई हैड टेकन टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। टेक हो नहीं सकता, प्रेजेंट की कनेक्टिविटी नहीं दिखानी, प्रेजेंट की कनेक्टिविटी नहीं दिखानी, पैसिव हमें नहीं बनाना है, हम खुद चाय लेंगे, मैं चाय ले चुका था किससे पहले भाई, स्कूल के लिए रवाना होने से पहले। सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, चेक कर लेना एक बारी आप। 14 नंबर, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इस बार जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आए थे उनको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना था। इसका मतलब अगर आप रिजेक्शन काम में नहीं ले रहे हो तो वहां पे गलती हो सकती थी, आपको बहुत सावधानी से एक एक ऑप्शन को पढ़ते हुए रिजेक्ट करना था और फिर सही आंसर को ऑप्ट करना था। चलो चेक कर लो, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, वो कह रहा है, और अलास को मैंने आपको बताया था दुख के लिए, अरे अलास को बताया था दुख के लिए, तो उसने जो है भाई दुख के लिए क्या कहा, हाउ फुलिश आई हैव बीन, उसने कोई गलती कर दी होगी, अरे उसने गलती कर दी तो कह रहा है बेचारा कि मैं कितना मूर्ख हूं, यही बात है। चलो इसको बना दो अपन इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बता चुकी हूं, एक बार फटाफट चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ही एक्सप्रेस्ड विद सॉरो दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश, चेक करो भाई क्या गलती है इस वाले में, भाई पास्टीकरण करना होता है, बैक शिफ्टिंग होती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में बैक शिफ्टिंग होती है, पास्टीकरण होता है, हैव जो है हेड में जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में गलती क्या है जल्दी से कॉमेंट कर दो आप लोग, पता चल जाए एक बारी। ध्यान देना भाई, ये गलती ऐसी है पकड़ में नहीं आएगी एग्जाम में और आप ढूंढते रह जाओगे कि क्या आंसर होगा। ये जो एक्सप्रेस होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक्सप्रेस ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, पहले क्वेश्चन ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ध्यान देना ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेस ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ही एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे इसको चाहिए था, इसने एक्सप्रेस किया, किसको एक्सप्रेस किया, अपने सौरो को, डायरेक्ट यहाँ पे सौरो आना चाहिए था कि अपने दुख को जो है इसने एक्सप्रेस किया, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करो, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश, ये एक्सक्लेम आईटीवी होता है, दोनों जो है आपके भावों को, आपकी फीलिंग्स को दोनों एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करना भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही होता है, एक्सक्लेम करना भी भावावेश में आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टीवी है या आईटीवी, अरे ये बेचारा आईटीवी है तो अपने बाद में विद ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता, आईटीवी है तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं है ना, और लेगा तो प्रेपोजिशन के साथ में लेगा, लेने तो अपने क्या दिक्कत हो रही, आईटीवी है ये ले सकता है, लेकिन पहला वाला नहीं ले सकता, वो टीवी है, ध्यान रखना। टीवी आईटीवी की पहचान कैसे भाई, ट्रांजिटिव वर्ब से जाके सवाल करो whom और what का, अगर जवाब मिल पा रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये दोनों जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वो आईटीवी है, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे एक्सप्रेस किया किसको, अरे किसको का सवाल पूछ रहा है, ये एक्सप्रेस किया क्या एक्सप्रेस किया या किसको एक्सप्रेस किया, किसी पर्सन को एक्सप्रेस किया या किसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तो दोनों व्हाट और whom का क्वेश्चन आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है सी ऑप्शन देख लो, बी वाला इसका सही आंसर है, ही एक्सक्लेम रिग्रेटिंग हिज फुलिशनेस। आप जानते हो कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हम एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं जिसमें हम दैट भी काम में लेते हैं और सारी चीजें हमें बतानी होती है और टेंस का भी पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। इसने किसी भी चीज का ध्यान में नहीं रखा है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर देंगे। सारे प्रॉपर रूल्स को आपको 1 बाय 1 चेक करते जाना है। ही एक्सप्रेस्ड विद सॉरो, एक्सप्रेस वाला तो पहले ही गलत हो गया, हमने बता दिया था, इसने जो है आगे टेंस भी नहीं बदला है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्सप्रेस टीवी है, अपने बाद में विद नहीं लेगा, एकमात्र सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। इंपेरेटिव का केस है, इंपेरेटिव के केस में आप जानते हो 3 ही चीजें मैंने बताई है जिनमें आपको भावनाओं से काम में लेना है। अरे मॉडल का केस हो, जैसे कुड वाला क्वेश्चन आया था 12 तारीख वाले पेपर में, जब आपको फीलिंग्स चेक करनी हो, ठीक है, मॉडल वाले केस में, इसके अलावा इंपेरेटिव वाले केस में, और इसके अलावा फिक्स्ड वर्ड वाले, जैसे ब्रावो मैंने आपको बताया था, अभी अलास आया था, हुर्रे होता है, तो इन सब चीजों में आपको भावनाओं के अकॉर्डिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। अच्छे से चेक कर लेना कि क्वेश्चन कहने वाला की क्या भावना है। चलिए क्या कह रहा है भाई, लेट मी गो होम। लेट आप जानते हो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अलाउ करना। तो सामने वाले को क्या कह रहे हो भाई, मुझे अलाउ करो, किस चीज के लिए अलाउ करो, घर जाने के लिए अलाउ करो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने के लिए अलाउ करो, मुझे घर जाने दो, ऐसी बात है। अब चेक कर लेते हैं भाई, आप ये क्वेश्चन को आपने जितना
गलती से पढ़ोगे, जितना जल्दबाजी में पढ़ोगे, गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। मैं कह रही हूँ ये किसको कह रहा है, वो अपने ऑफिसर को। ऑफिसर आपसे पद में बड़ा होता है, अब आपको केयरफुली एक एक कदम रखना होगा। अगर ये ऑफिसर आपकी नजरों से बच गया होता तो आप गलती कर सकते थे। ध्यान देना भाई, ऑर्डर वाला केस रख सकती हूँ क्या? आप अपने ऑफिसर को ऑर्डर नहीं दे सकते, वो आपको ऑफिसर जो है ऑर्डर दे सकता है। अगर आप सबऑर्डिनेट को कहते तो ऑर्डर वाला केस आता। भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ऑफिसर को ऑफिसर रहने दो, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ही एडवाइज्ड ही गो होम। अरे एडवाइस थोड़ी दे रहे हो, आप तो उससे मांग रहे हो, आपसे सीख कर रहे हो किस चीज के लिए, कि मुझे घर जाने दो। अब ए और बी ऑप्शन चेक कर लो। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो, बिल्कुल सही है। आप ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहे हो किस चीज के लिए, प्लीज मुझे घर जाने दो, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक बारी चेक कर लो। ही आस्क्ड हिज ऑफिसर इफ ही कैन गो होम। आप जानते हो इफ वाला क्वेश्चन, इफ वाला सेंस इन इफ कंजंक्शन तब काम में आता है जब आप किसी से इंक्वायरी कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में। अरे आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो बेचारे से, प्लीज मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम, मुझे घर जाना अलाउ करो। आप उससे पूछनी जरूर, आप अगर उससे पूछते ना कि क्या मैं घर जाऊं, तो ए ऑप्शन सही हो जाता। आप तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ध्यान रखना, सेंस का बहुत ज्यादा डिफरेंस, सेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है, वो आपको एक बारी ध्यान में रखना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट चेक कर लो। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा चुकी हूँ। Pick the correct alternative that completes the sentence into indirect speech. And your sentence is Sheila said to Shweta. शीला ने श्वेता से कहा, क्या कहा भाई? Where is your house? आपका घर कहाँ पे है? मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें ध्यान रखनी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। आपको इंटेरोगेटिव में दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं भाई। पहला इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, डू, डज, डिड, इन चीजों से, हैज, हैव से, उस केस में तो आपका जो कंजंक्शन होता है वो इफ या वेदर होता है। क्लियर है? और दूसरा वाला चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका इंटेरोगेटिव हो WH वर्ड वाला, तो WH वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो आप लोगों का कंजंक्शन होता है वो WH वर्ड खुद होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो एक बार ऑप्शन से आप खेल लो। चलो, और पास्टीकरण मत भूलना, मतलब बैक शिफ्टिंग जरूर होगी। चलो ध्यान दो। शीला आस्क्ड श्वेता दैट वेयर हर हाउस वॉज। जनरल सेंस के अंदर हम दैट कंजंक्शन लगाते हैं, लेकिन दैट और वेयर कंजंक्शन दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। ये ऑप्शन जो है यहीं पे गलत हो गया। ध्यान देना क्या दिक्कत है इसके अंदर। अरे मैंने बताया था कि दैट कंजंक्शन नॉर्मल सेंटेंसेस में आता है, ठीक है ना। और आपके जो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी, उनमें भी दैट आप लगा सकते हो, लेकिन WH वाले के अंदर, WH सेंटेंस वाले में कंजंक्शन जो है कौन सा आता है? WH वर्ड खुद आता है। अगर यहाँ पे दैट नहीं आता तो हम इसको सही मान लेते, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करो। शीला asked श्वेता where her house was, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। सी ऑप्शन चेक करो। शीला asked श्वेता where was her house। मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोग जब जाते हो तो जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पहले जो वो आती है हेल्पिंग वर्ब, वो ऐसा नहीं करते। इसका मतलब जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाओगे तो सेंटेंस आपका असर्टिव बनेगा, इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। क्लियर है क्या ये चीज? इस चीज को आप एकदम माइंड में क्लियर कर लो कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, अरे ये इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, इस वॉज को पहले ले आए, ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है उस वक्त हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें इंटेरोगेटिव नहीं बनाना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लाता है, उसे नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में रखना होता है। डी ऑप्शन में क्या दिक्कत है? शीला आस्क्ड श्वेता वेयर इज योर हाउस। इसने तो बदलाव ही नहीं किया है, ना तो इसने इसको टेंस को बदला है, ना तो इसने यहाँ पे जो है प्रोनाउन बदला है। आपको ध्यान में रखना है कि प्रोनाउन भी बदलना चाहिए। अरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में क्या क्या बदलता है देख लो। रिपोर्टिंग स्पीच बदलती है हमारी, बिल्कुल बदलती है, भावना के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड या एक्सप्रेस क्या किया है या एक्सक्लेम क्या किया है वो चीजें बतानी होती है। एक आपका बदलता है कंजंक्शन, बिल्कुल बदलता है। एक आपका बदलता है प्रोनाउन, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेंस, और इसके अलावा बदलते हैं आपके एडवर्ब्स। अगर नहीं देखा हो तो एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारे एडवर्ब्स आपको उस दिन करवा दिए थे। इसका सही आंसर बी होगा। डी ऑप्शन गलत हो गया, सी हो गया, ए हो गया, सब कुछ गलत है, सिर्फ बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आप चेक कर लो एक बारी। प्लीज वॉक ऑन दी राइट, एक्टिव टू पैसिव। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, करना क्या है? पैसिव में बदलना है, तो इनमें से वो ऑप्शन पहले हटा देना जो पैसिव नहीं है। अरे स्मार्टली देखो, ये ऑप्शन जो बनाता है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सही आदमी है, वो पहले ही आपको बता रहा है कि आंसर क्या होगा, लेकिन हम ही लोग जो है नहीं समझ पाते वो क्या कहना चाह रहा है। प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब कितने इजी पैटर्न्स आ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, पैसिव बनाओ। मैं कह रही हूँ पहले तो भाग के वो हटाने जो पैसिव नहीं है, क्या पता आपका आंसर निकल जाए, और नहीं भी निकला तो 2 बच जाएंगे, और उन 2 में आपको चेक कर लेना फटाफट। चलो, प्लीज डू नॉट वॉक। अरे ये क्या है? ये है क्या पैसिव का? ये एकदम नहीं है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है, पैसिव का नहीं है। पैसिव का मतलब तो जानते हो, BT3। अरे बी के सारे फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी, खुद।
क्लियर है। इसके बाद में ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी बताया था टीवी आईटीवी का डिफरेंस पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। ये BT3 नहीं बना रहा, बी के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड वाला चेक करो, BT3 है क्या, प्लीज वॉक नॉट नाउ, ये तो कुछ भी बना दिया इसने, नॉट को और बेचारे को पीछे ले गया, तो ये भी नहीं है पैसिव का। थर्ड ऑप्शन चेक करो, वॉकिंग ऑन द राइट इज एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है उचित, कोई चीज सही है कि मतलब वॉकिंग ऑन राइट मतलब सही तरफ जो है वॉक करना क्या है, एडवाइजेबल है, उचित है कि मतलब हमें रोड के राइट हैंड साइड पे चलना चाहिए, ये चीज सही है, यही वाली बात होती है क्या। लेकिन ये पैसिव है क्या, नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लेते तो अभी तक तो आंसर आ चुका होता। क्या एकमात्र यही है जो बेचारा कैसा है, पैसिव बना रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड, पैसिव बन रहा है क्या, बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है किस चीज के लिए, टू वॉक ऑन द राइट, राइट साइड में वॉक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया जाता है। क्लियर है क्या भाई। अरे ये राइट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है, नाउन बन गया, राइट हैंड साइड वाला नाउन है। क्लियर है, इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ फटाफट से। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन यहाँ पे जनरल सेंस में आ रहा है, अ पर्सन, वन को क्या मान सकते हो, अ पर्सन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मतलब एक आदमी को अपने प्रॉमिसेस पे खड़े रहना चाहिए, अपने प्रॉमिसेस पे अडिग रहना चाहिए, अपने प्रॉमिसेस को फॉलो करना चाहिए। इसका फटाक से बना दो पैसिव। फिर से देख लो, अगर पैसिव नहीं है तो उनको पहले एलिमिनेट कर दो और बाकी वाले रख लो, उनको हम चेक कर लेंगे कौन कौन सा पैसिव नहीं है। चेक करो, वन शुड नॉट कीप अ प्रॉमिस, एक आदमी को प्रॉमिस नहीं रखना चाहिए। अरे तुमने तो उल्टा ही कर दिया, मैंने अच्छे से बताया था कि एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस मॉडल नहीं चेंज होते हैं, ना सेंस चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव होता है कि जो एक्शन खुद कर रहा था डूअर, अब उस पर एक्शन हो रहा है। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलाव होता है, बिल्कुल बदलाव होता है, उसमें पास्टीकरण होता है, लेकिन डिपेंड करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो, डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस के अंदर हो। ये बात भी आप ध्यान में रखना, ये पैसिव है तो इसमें टेंस नहीं बदलेगा आपका, सिर्फ बदलेगा कि आपको BT3 को काम में लेना है। पहला ऑप्शन तो BT3 है भी नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लो, वन शुड नॉट कीप अ प्रॉमिस, एक आदमी को प्रॉमिस नहीं रखना चाहिए, वो बेचारा कह रहा है कि प्रॉमिस रखना चाहिए, तो एकदम ही उल्टा हो गया, हटा दो इसको। कीपिंग अ प्रॉमिस इज बैड, दूसरा भी एकदम उल्टा है कि प्रॉमिस रखना, कीपिंग अ प्रॉमिस जिरंड है, रखना नानी ने का सेंस दे रहा है जिरंड, कीपिंग अ प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस रखना बैड है। अरे प्रॉमिस रखना बैड नहीं है, किया ही क्यों जब नहीं रखना था, चलो हटा दो इसको भी। नेक्स्ट है, अब प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अरे है क्या ये पैसिव का, बिल्कुल है। ये देखो मैंने बताया था मॉडल के बाद में अगर मॉडल का पैसिव बनाना हो तो BT3 लगा देना, मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब थर्ड। अगर आपको जो ये हमारा इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, इसका अगर बनाना हो तो इसके बाद में बी लगा के वर्ब थर्ड कर देना। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है, बस आप याद नहीं रखते हो। तो अ प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, एक प्रॉमिस को जो है कैप्ट रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। सी इसका सही आंसर होगा, BT3 भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में डी ऑप्शन है, डू नॉट कीप अ प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं रखना चाहिए, डू नॉट कीप अ प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं रखना चाहिए। हमें तो पैसिव बनाना था, ये तो पैसिव भी नहीं है और ये तो प्रॉमिस ना रखने की बात कह रहा है, उल्टे उल्टे सजेशन दे रहा है। एकमात्र सही आंसर था आपका सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। इंपेरेटिव का केस है क्लोज द डोर और हमें बनाना है पैसिव। अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया गया था, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के दो तरीके से बन सकते हैं पैसिव। एक तो आप बना दो लेट से, लेट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड से। अगर वैसे नहीं बन पा रहा आपसे, या फिर क्वेश्चन ITV वाला है वैसे नहीं बन रहा, तो आप क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर सजेस्टेड, जो भी फीलिंग है। मैंने तीन ही तो चीजें बताई आपको, इंपेरेटिव हो गया, मॉडल हो गया, फिक्स्ड वर्ड वाला हो गया। इनमें थोड़ा केयरफुली ध्यान रखोगे कि क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, उसके अकॉर्डिंग जो है आप डील कर सकते हो। चलो चेक कर लो, लेट से बनाना है, चारों को ही लेट से बना दिया, लेकिन हम जानते हैं कि लेट अपने बाद में क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव। अरे पूरा इन्फिनिटिव क्या होता है, पूरा इन्फिनिटिव का मतलब है 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है सिर्फ वर्ब फर्स्ट। सिर्फ वर्ब फर्स्ट लेट अपने बाद में लेता है। और आप जानते हो BT3 बनाना है तो BT3 की कौन सी फॉर्म जो है वर्ब फर्स्ट में होती है, अरे बी खुद होता है। ये बी खुद जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, और इस बी के बाद में आप जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो हम लगा देंगे, वो हमारा काम है। चलो अब ध्यान दो भाई, बी आ गया, लेट आ गया, वर्ब फर्स्ट है, इसके बाद वर्ब थर्ड चाहिए होती, ये भी आ गया, तो यही आंसर है इसका। लेट द डोर बी क्लोज्ड, दरवाजे को बंद किया जाए। अरे दरवाजा बंद करो, इसको बोलना है पैसिव में, दरवाजे को बंद किया जाए। सही आंसर बी ऑप्शन होगा। पहले में क्या दिक्कत है, लेट द डोर इज क्लोज्ड। अरे लेट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव चाहिए, वर्ब फॉर्म चाहिए, हमें मेन वर्ब फॉर्म चाहिए, और आप जानते हो बी खुद जो है मेन वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब फर्स्ट होता है, इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन में क्या दिक्कत है, लेट को जो है बेचारे को बेयर इन्फिनिटिव चाहिए था, और BT3 बनाया भी नहीं है आपने, तो प्रॉपर बी आना
लगाना चाहिए था तब BT3 बनता, ये वाला भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में क्या दिक्कत है, लेट द डोर इज बीइंग क्लोज्ड अगेन, ये एक रूल से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। क्या लेट के साथ बनाना है, लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, बेयर इन्फिनेटिव बी की फॉर्म में बी खुद होता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्लियर है ये चीज? चलो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस इन क्वेश्चन। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज कॉल्ड, नोबल अच्छे कारण से, अच्छे उद्देश्य से कोई अगर मर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई? आंसर बताओ इसका फटाफट से। कोई अच्छे कॉज के लिए मर रहा है, उसका आंसर क्या होगा? मार्टियर। अरे शहीद, शहीद कोई आदमी हो रहा है तो वो किसी अच्छे काम के लिए तो हो रहा है, यही तो बात होती है। ऐसे तो है नहीं कि यूं ही मर रहा है बिना मतलब, ऐसा नहीं है ना कि पी के कहीं गिर गया हो, एक्सीडेंट में कहीं गिर गया हो, वो किसी अच्छे काम के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए वो उसका जो है वो शहीद हुआ है, उसके लिए उसका मार्टियर इसका सही वन वर्ड होगा। बाकी वालों को चेक कर लो। ओमिशन से याद करवाया था, ऑमिनस, ऑमिनस एक्ट होता है। ऑमिनस एक्ट मतलब कोई चीज, कुछ गलत घटना होने वाली है, कोई अशुभ संकेत आपको मिलने वाला है, उसको बोलते हैं ऑमिनस। इसको अब मैं अशुभ संकेत लिख देती हूँ। अच्छा, एक इसका सिनोनिम होता है सिनिस्टर, शायद मैं पढ़ा चुकी हूँ ये, और नहीं पढ़ाया है तो अभी लिख लो। सिनिस्टर इसका जो है सिनोनिम होता है। सिनिस्टर सिन से याद रख लेना, है ना। कोई पाप होने वाला है, कोई घटना गलत होने वाली है, कोई अशुभ चीज होने वाली है, उसका संकेत होता है ऑमिनस। ध्यान रख लोगे इसका। नेक्स्ट है आपका नार्सिसिस्ट, वो पर्सन जो खुद से करे प्यार, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। खुद ही में बावड़ा हो रहा है, एकदम से खुद से कर रहा है प्यार, खुद की बातें कर रहा है, हर चीज अपने बारे में, खुद को बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड मान लिया, उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। ठीक है, क्या लिखूं इसको? खुद से प्यार करने वाला। और खुद से प्यार करना तो अच्छा सेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार करता है, दूसरों के भी खुद के गीत गा रहा है, तो खुद से प्यार करने वाला, अपनी तारीफ कर रहा है ना। चलिए, पॉलीग्लॉट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वन वर्ड की सीरीज के अंदर, कमेंट कर दो फटाफट से। बहुभाषी, एक ऐसा पर्सन जो कई सारी लैंग्वेजेस जानता हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। अरे इसको गले से याद कर लो, ग्लॉट को याद कर लो गले से, जिसके गले से बहुत सारी भाषाएं निकल रही हो, बहुभाषी पर्सन, बहुत सारी भाषा जानता हो, बहुत सारी भाषा बोलता हो, पॉलीग्लॉट। सही आंसर होगा इसका मार्टियर, शहीद, क्योंकि हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो किसी नोबल कॉज के लिए मरे। क्लियर है कि ये चीज? चलिए 20 नंबर हो गया है कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अरे उसके ब्राइट साइड, पॉजिटिव साइड पे, किसी चीज के पॉजिटिव साइड पे अगर कोई देख रहा है तो उसको क्या बोलना है भाई? आप ही लोग बता दो। ये शब्द सुना है क्या? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, ये चीजें सुनी है। एक होता है ऑप्टिमिस्ट और एक इसका एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो चीजों के पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता है। यानी जैसे मान लो 19 तारीख का एग्जाम है, तो दो तरह के लोग हैं। एक तो कह रहे हैं अरे यार मेरा पेपर पता नहीं कैसा होगा, बुरा ही होगा, 12 तारीख वाला तो टफ आया था, तो वो क्या है? पेसिमिस्ट है, पहले उसके जीवन में बहुत निराशा भरी पड़ी। एक पर्सन ये बोल रहा है यार पेपर टफ आया था, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, कर लेंगे, एग्जाम में आएगा देख लेंगे, पेपर फाड़ देंगे, फलाना ढमकाना, ये वाली चीजें। तो वो कौन होता है? वो होता है ऑप्टिमिस्ट। और एक होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या करता है भाई? खुद भी दुखी है और दूसरों में भी नेगेटिविटी फैलाने का काम करता है। ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। फ्रेंडली आप जानते ही हो, फ्रेंडली बिहेवियर भी हो सकता है, फ्रेंडली पर्सन भी हो सकता है। अगर मैं, इसीलिए तो कॉम्बिनेशन से पढ़ना होता है। अगर शब्द का सही मीनिंग एक रट लो, अरे फ्रेंडली पर्सन मतलब जिसके साथ आप अच्छे से कंफर्टेबल हो। अगर कंफर्टेबल बोल दूं मैं यहाँ पे तो उसका मतलब वो होता ही नहीं, इसलिए कॉम्बिनेशन के साथ में शब्दों को याद किया करो। फ्रेंडली पर्सन भी हो सकता है कि ऐसा आदमी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, यू कैन टॉक विद, आराम से बात कर सकते हो उसके साथ। एक होता है फ्रेंडली बिहेवियर, कोई आपका सामने वाला आपके साथ अच्छा बिहेवियर करता हो, अच्छा बर्ताव करता हो, उसको बोलते हैं फ्रेंडली बिहेवियर। फेवरेबल, जैसी कंडीशन आपको चाहिए, एकदम उचित, जैसी कंडीशन आपको चाहिए, उपयुक्त जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल। इसके बाद होता है सिनिक। अरे सिनिक बहुत अच्छा है, ये आदमी अच्छा नहीं है लेकिन वर्ड बहुत अच्छा है। सिनिक पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों में दोष निकालता है। हिंदी में एक वर्ड होता है, मेरे दिमाग में भी हिट नहीं कर रहा है, छिद्रान्वेषी। यस, हिंदी के अंदर एक वन वर्ड में आता है छिद्रान्वेषी। वो पर्सन क्या करता है? खुद तो कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन दूसरों में कीड़े करना है, दूसरों में मतलब जानना है कि लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों में दोष निकालना है। वो कौन होता है? सिनिक पर्सन होता है, दोष निकालने का काम करता है। एक चीज और बता दूं, सिनिक वाले के अंदर ये सिर्फ दोष ही नहीं निकालता, ये सोचता है कि सारी दुनिया कैसी है, स्वार्थी है, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर स्वार्थी वाले सेंस से इसको पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि सिनिक पर्सन वो पर्सन होता है जो ये समझता है कि दुनिया कैसी है भाई, स्वार्थी है, सारे आदमी दुनिया में कैसे हैं, स्वार्थी है,
फिलोसफी के अंदर बहुत अच्छा सेगमेंट होता है सिनिक का। कोई अगर फिलोसफी सब्जेक्ट से हो तो उसको अच्छी तरीके से पता होगा ये सिनिक वाला केस। चलिए, सिनिक मतलब दोष निकालने वाला, खुद दोषी नहीं होता, निकालने वाला। मैं अगर पूरा नहीं लिख रही हूं तो आप जरूर पूरा लिख लेना, है ना। दुनिया को स्वार्थी देखने वाला, बाकी चीजें बताई दी है। ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो ब्राइट साइड देखता है, और पेसिमिस्ट वो पर्सन होता है जो नेगेटिव साइड देखता है। ये हमेशा निराशा से भरा हुआ होता है। हिंदी में भी इनके वर्ड होते हैं। हिंदी नहीं याद करो तो ही अच्छा है, लेकिन वो बच्चे याद कर लो जिनके सिलेबस में हिंदी भी है, कहीं ना कहीं काम में आ ही जाएगा। हिंदी भी तो आती है कई एग्जाम में। तो आशावादी का ऑपोजिट होता है निराशावादी, पूछा जा सकता है आपसे हिंदी में भी, है ना। और जिनके इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में ही याद करो चीजों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 चेक कर लो। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, एक ऐसा पर्सन जिसके चाहे घर में दुख हो चाहे सुख हो, हर कंडीशन में सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? ये भी फिलोसफी का बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, एक बहुत अच्छा सेगमेंट होता है। उस पर्सन को बोलते हैं हम स्टोइक। क्या बोलते हैं भाई? स्टोइक ऐसा पर्सन हो रहा है चाहे घर में हो दुख चाहे घर में हो सुख, उसको कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा सेम। इनडिफरेंट मतलब सेम ही कंडीशन में रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता उसके बिहेवियर में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। इसके बाद में आ जाता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक सन की होता है भाई। एक्सेंट्रिक क्या होता है? सन की आदमी, पागल आदमी, उसको पता ही नहीं है, सनक चढ़ी हुई रहती है, होता है ना कई बार अजीबोगरीब बिहेवियर करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक। और एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सन की या पागल आदमी। फिलोसोफर आप जानते हो, फिल मतलब होता है लव, और सॉफी मतलब विजडम। तो एक ऐसा पर्सन जो किसका लवर हो भाई? विजडम का लवर हो, उसको नई नई चीजें जानने में मजा होता हो, दुनिया के अंदर जो चीजें हैं उनका अस्तित्व कैसे हुआ। फिलोसफी तो आप सब्जेक्ट जानते ही हो, दर्शन शास्त्र, लेकिन इसका मतलब होता है कि जो रियल विजडम है, रियल नॉलेज है, उसको जानने वाला फिलोसोफर कहलाता है। चलिए, फैटलिस्ट, दो शब्द होते हैं, एक होता है फैटल और एक होता है फैटलिस्ट। दोनों में डिफरेंस है, बच्चे इसको लेकर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए दोनों बता देती हूँ। कंफ्यूजेबल वर्ड्स में अगर कभी आपको दिक्कत आए तो कभी आगे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलिए ध्यान देना भाई, फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। एक ऐसा पर्सन वो ये सोचता है कि दुनिया में कोई भी चीज है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब जानते हो क्या? जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, है ना, विच कांट बी अवॉइडेड। इसका मतलब वो बैठा बैठा घर पे ये सोचता है पेपर तो आएगा ही, वैसा ही आएगा जैसा आना है, मेरे को तो वैसे भी नहीं आने वाला, क्यों मैं पढ़ के जाऊं, मेरे को अगर फेल होना है तो फेल तो मैं होऊंगा ही होऊंगा, पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, थोड़ी जिंदगी अच्छी जी लूं, जॉब तो मेरी लगनी नहीं है। उसका मतलब उसके टोटल डिपेंडेंसी किस पे है भाई? फेट पे है, भाग्य पे उसकी टोटल डिपेंडेंसी है। वो सोचता है कि मेरा तो भाग्य ही जो है साथ देगा और भाग्य ही सब कुछ करेगा, जॉब लगनी होगी तो लग जाएगी, भाग्य में लिखा हुआ है, और नहीं लगनी होगी तो मैं तो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं डालने वाला। वो तो होता है भाग्यवादी, फेटलिस्ट। उसका भाग्य अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो टोटली भाग्य पे डिपेंडेंट होता है, ये बात होती है। इसके बाद में होता है फैटल। फैटल इससे डिफरेंट है। फैटल का मतलब होता है घातक। इसको कॉम्बिनेशन से याद कर लो, फैटल डिजीज। अरे फैटल डिजीज का मतलब वो डिजीज, अब तो मरना ही है आपको, इसका कोई इलाज नहीं है, अब मरना ही पड़ेगा। फैटल डिजीज घातक, आपके प्राण नहीं निकल जाए तब तक आपसे पीछा नहीं छोड़ेगी फैटल डिजीज, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए दोनों एक बार चेक कर लो, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। स्टोइक पर्सन क्या होता है? पेन प्लेजर दोनों में रहता है सेम। और सिनिक पर्सन क्या होता है? एकदम सिनिक को सन की मान लो, उसको लगता है सारी दुनिया कैसी है, स्वार्थी है, और मैं दुनिया में दोष निकालता रहूं, यही सारा उसका काम रहता है। तो सिनिक और स्टोइक में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आ सकता है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी हो, बैंक हो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप जाके चेक करोगे। जिस दिन वो बुक आएगी 2017 से 2022 वाली कि आज तक एसएससी ने क्या पूछा है, वो बुक आपके सभी एग्जाम की वोकैब के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैं वो बुक पूरी यूट्यूब पे फ्री एकदम पढ़ाने वाली हूँ, उससे आपके सभी एग्जाम की जो है वोकैब तैयार हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। अरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तभी वो बुक पढ़ाई जाएगी। चलो ध्यान देना, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। गिवन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। एडमोनिश का आपको सिनोनिम देना है। जल्दबाजी में इस बार भी कई बच्चों के कमेंट आए थे कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि सिनो है या एंटो है। जाते सबसे पहले शांत दिमाग से ये तो पढ़ लो कि पूछा क्या है। जब आपको ये क्लियर हो जाए सिनोनिम, तो कई बार ऑप्शन में ऐसा होता है कि सिनोनिम एक ही है, बाकी सब एंटोनिम है, लेकिन हम क्या करते हैं बिना देखे, और गलती तब होती है जब पूछता है आपसे एंटोनिम है। पहले ऑप्शन में वो कंफ्यूज करने के लिए सिनो डालता है, हम उछलते कूदते जाते हैं और ये ऑप्शन पे करते हैं टिक, और फटाफट से सर्किल भरा और काम खत्म। इस गलती से बचना है, पहले हमें पढ़ना है, और इसका सही तरीका यही है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। 19 तारीख को जिनका पेपर है, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हिंदी वाले पेपर में बहुत गलतियां होती है, मेरे जानकार की ये गलतियां हुई है, इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ। सिनोनिम दिख गया वहीं सर्कल कर दो, इससे आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, 4 से 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। चलो, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। डांटना फटकारना जानते हो?
चलिए, ये बाकी सारी चीजें भी लिख रखी है इसमें। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब भी सेम ही होता है, किसी को डांटना या फटकारना, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। एडमोनिश का मतलब भी डांटना फटकारना, और रिब्यूक का मतलब भी किसी को डांटना फटकारना। अरे इंसाइट, इंसाइट को याद करना, इंसाइट, इंसाइट सामने वाले को इंसाइट कर रहे हो मतलब उकसा रहे हो उसको, क्या कर रहे हो, उकसाना। किसी चीज के लिए इंसाइट करना मतलब उसको किसी चीज के लिए उकसाना। इसके बाद में सूट, अरे ये सूट कई प्रकार के हैं। एक तो तेनु सूट, सूट करदा, वो वर्ब होता है, मतलब जचता है, तुम्हें कोई चीज जच रही है ना। सूट, सूट करदा वहां पे वर्ब की तरह काम करता है। जचना मैंने शायद सही नहीं लिखा है, आप समझ जाओ। सूट करना वर्ब है तो वो करना होने वाला सेंस देगी। चलो, एक हमारा सूट होता है नाउन, दो नाउन होता है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस है। एक तो आप लोग जानते हो कोट वाला जो सूट होता है, कोट वाला जो सूट होता है उसका मतलब होता है बेसिकली कोई दलील वगैरह। और इसके बाद में एक नाउन होता है ड्रेस, होता है ना कि सूट पहन के शादी में जाना है, तो वो सूट पहन के जो शादी में जाते हैं वो तो होता है नाउन, और किसी चीज को कोई सूट कर रही है तो वो वर्ब होती है, ठीक है ना। और एक कोट वाला होता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, है ना। अब एक और बताती हूँ, स्वीट होता है एक। अगर आप लोगों ने कहीं विजिट किया हो, होटल वगैरह में आप ठहरे हो, तो एक होता है स्वीट। सुना है क्या ये? सुना नहीं होगा, किसी के मुंह से तो जरूर ही सुना होगा। स्वीट बुक कर लेंगे, है ना, कहीं जा रहे हैं घूमने, वहां पे क्या कर लेंगे, स्वीट बुक कर लेंगे। स्वीट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा रूम होता है जिसमें मतलब आपका जो है लिविंग रूम अलग हो, उसी में ही आपका जो है किचन एरिया अलग बना दिया हो, एक बड़ा कमरा जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। मतलब दो तीन कमरों को मिला के, दो तीन अलग अलग जो सेपरेट चीजें देनी थी उनको ना देकर एक ही कमरे में सारी फैसिलिटी दे दी। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, है ना, जो पुराने जमाने की अमरीश पुरी वगैरह मूवी आती थी उनमें भी ऐसा होता था। उसी कमरे में साइड में लगे हुए हैं सोफे, एक साइड में टेबल लगी हुई है जहां बन रही है कॉफी, है ना, और वॉशरूम भी उसी में है, बेड भी वही है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो स्वीट के अंदर होती है। उसको क्या बोलते हैं? स्वीट। मिठाई वाला नहीं, वो ये वाला होता है, मीठा वाला स्वीट। चलो आप ध्यान देना। नेक्स्ट है इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी का हौसला अफजाई करना, किसी को प्रोत्साहित करना। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग बताना इम्पॉसिबल है, इसलिए इम्पॉसिबल है, कभी रटा ही नहीं इनको हिंदी में, हमेशा कॉम्बिनेशन से याद किया है। अब कई चीजें ऐसी है, एनकरेज करना, इनकरेज करना, बचपन से यही सुना है, इनकरेज कर दिया, इनकरेज कर दिया। अब क्या इसका हिंदी होता है, और इसको याद करना भी एक अपने आप में टास्क होता है, इसलिए बेटर है कि आप कॉम्बिनेशन से इन चीजों को याद कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ भाई। कॉशन, सावधानी। आप अगर गए हो किसी ऐसी साइट पे जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, किसी ऐसी साइट पे जहां पे, अरे वो टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना कि कार बड़ी स्पीड में आ रही है, बीच में बैरिकेड्स लगे हुए रहते हैं और वहां एक चिन्ह बना हुआ रहता है ऐसा क्रॉस का, और नीचे भी लिखा हुआ रहता है कॉशन, सावधानी, आगे कार्य प्रगति पर है। आता है क्या ऐसा? देखा होगा कहीं तो आप लोगों ने। तो उसका मतलब क्या होता है? कॉशन का मतलब सावधानी। अब थोड़ा आप सतर्क हो जाइए, सावधानी या सतर्कता, ठीक है। इसका नीडी, नीडी तो आप जानते हो जरूरतमंद, जिसको है जरूरत वो है नीडी। केयरफुलनेस इसका सही होगा, सावधानी, केयरफुल हो आप, केयरफुल एडजेक्टिव हो गया, केयरफुलनेस इसका नाउन बन गया, और ये नाउन ही था, ऊपर क्वेश्चन सावधानी या सतर्कता। इसके बाद में है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर कर देना, सामने वाले को अवॉइड करना। और डेंजर का मतलब तो आप जानते ही हो, खतरा। चलिए क्लियर है, आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 25, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेजर, वेरिएशन, रिस्पेक्ट, डिस्ट्रेस। बताना किसका है? डिलाइट का बताना है। डिलाइट एक टॉफी आती है, क्या कर देती है भाई वो डिलाइट टॉफी? खाते ही एकदम दिल हो जाता है खुश। खाइए क्या आप लोगों ने? एक टॉफी का नाम आता है डिलाइट, तो डिलाइट टॉफी खाते ही क्या हो जाते हो आप? खुश हो जाते हो एकदम। तो डिलाइट का मतलब होता है प्लेजर। डिलाइट का मतलब क्या होता है? प्लेजर होता है। वेरिएशन, वेरिएशन वेरी से बना है, किसी चीज का मान बदलता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग, किसी चीज का मान बदलता रहता है, उससे ये बना हुआ है वेरिएशन, बदलाव। इसके बाद में है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आप जानते हो, नाउन भी होती है, वर्ब भी होती है। किसी की रिस्पेक्ट करना भी होता है, इज्जत करना, और नाउन होती है तो किसी की इज्जत। और डिस्ट्रेस तो आप जानते ही हो, दुखी, टेंशन में है कोई, दुखी है, स्ट्रेस में है। चलिए क्लियर है क्या ये चीज? हमें डिलाइट टॉफी खाकर खुश होना था। अब आ जाओ सिनोनिम ऑफ द वर्ड मीएगर। इसको देखो, देखे, मीन, स्मॉल, पेनफुल, ऑड, कौन सा वाला होना चाहिए? मीएगर ब्रेकफास्ट सुना है क्या आपने?
कॉम्बिनेशन से याद करोगे तो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। मीएगर ब्रेकफास्ट सुना है किसी ने? नहीं सुना? मीएगर ब्रेकफास्ट मतलब थोड़ा थोड़ा जितना खाना चाहिए था। हमें जरूरत होती है 2 पराठे की, लेकिन हो सकता है किसी दिन आधा पराठा ही मिला हो, आधा भाई ने खा लिया हो, तो आधा पराठा। मीएगर ब्रेकफास्ट मतलब जितना चाहिए था उतना नहीं है, नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट या स्मॉल पार्ट या नॉट सफिशिएंट दोनों बोल सकते हो आप। क्या होगा इसका सही आंसर? स्मॉल। मीन आप जानते हो मतलबी आदमी भी होता है और कंजूस भी होता है। मतलबी भी होता है और कंजूस भी होता है। पेनफुल दुखदाई। और ऑड आप जानते हो विचित्र चीज, ये बहुत ऑड बिहेवियर है। ऑड बिहेवियर से याद रखो, कॉम्बिनेशन बना लो सब चीजों के। ऑड बिहेवियर मतलब सामान्यतः जैसे देखने को नहीं मिलता, अनयूजुअल। अनयूजुअल इसका सिनोनिम पूछा जा सकता है ऑड का। अनयूजुअल मतलब जो चीजें नहीं होती वो एकदम अलग ही काम कर रहा है, दुनिया से अलग ही हटके चल रहा है। ऑड बिहेवियर। ऑड बिहेवियर से याद कर लो। आंसर क्या होना चाहिए? मेगर। मेगर ब्रेकफास्ट से याद कर लोगे, इसका मतलब होता है स्मॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या पूछा जाए आपसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स कैन बी एडेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। एक नया शब्द बनाना है आपको, और नया शब्द बनाना है और इसके लिए सफिक्स बताना है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले जुड़े, प्री से याद रख लेना, और सफिक्स जो बाद में जुड़े। हमें क्या करना है? प्रीफिक्स सफिक्स में सिर्फ ध्यान रखना है कि पीछे जुड़ने वाला लगाना है, इनके पीछे से कौन सा वाला सही बैठ रहा है। पेंटर, आपके घर में जो काम करने वाला आता है, पेंट करने वाला आता है, उसको क्या बोलते हैं? पेंटर। सुना है आपने? मैंने फिर से बोल रही हूँ और पहले भी बोल चुकी हूँ कई बार। सफिक्स प्रीफिक्स आपके सही हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड कर लो, आसपास में जो शब्द सुनते हो उनसे इनको रिलेट कर लो। कर लोगे इतना सा काम तो। पेंटर सुना है, सबने सुना है, सबके घर पे पुताई करने वाला, पेंट करने वाला आता है, वो क्या होता है? पेंटर ही होता है। तो अभी तक तो देखने में सही लग रहा है, बाकी भी लगा के चिपका के देख लो एक बारी। अरे पेंटली सुना है क्या कोई? पेंटली नहीं सुना है? नहीं सुना है। पेंट वर्ब और वो दोनों होता है, वर्ब और नाउन दोनों होता है। अगर रंग की बात करूं तो पेंट भी होगा, लेकिन पुताई करना है तो पेंट वर्ब भी बन जाता है। चलिए, पेंटन भी कुछ नहीं होता और पेंटायोन वाला भी कुछ नहीं होता, ये कभी नहीं सुना, ये होता भी नहीं है। क्या सुनोगे आप? एकमात्र सुना है ए ऑप्शन, पेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ट्रस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों शुरुआत के ऑप्शन देखते ही मैं समझ गई थी कि आप लोग इसमें गलती कर सकते हो। जल्दी से रिप्लाई दे दो, कौन सा वाला आंसर होगा? ट्रस्टेबल होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा, ट्रस्टली होगा, ट्रस्टलेस होगा? ध्यान देना, फटाफट से बता दो आप कौन सा वाला होगा। ट्रस्ट नाउन भी होता है, ट्रस्ट वर्ब भी होता है। आप जानते हो नाउन से अगर बनाना होता है मुझे एडजेक्टिव तो हम काम में ले सकते हैं वर्दी को, और वर्ब से अगर बनाना हो एडजेक्टिव तो हम काम में ले सकते हैं एबल को। तो आप देखोगे कि वर्ब भी है नाउन भी है, तो दोनों सही होने चाहिए। सही बात है ना भाई? कायदा तो यही कह रहा है, नियम तो यही कह रहे हैं जो हम बेसिक फाउंडेशन करते हैं। इसके लिए 21 तारीख को आपको जरूर आना है, वीआईपीएम विजिट करना है। सुबह में नहीं, शाम में आना 4 बजे। 21 तारीख को शाम में 4 बजे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट 3 दिन मेरे कहने से एक बार पढ़ के देख लो, आपको बहुत बहुत ज्यादा इंग्लिश में हेल्प मिलने वाली है। ट्रस्टेबल भी हो सकता है, ट्रस्टवर्दी भी हो सकता है आपके नियमों के अनुसार, तो क्योंकि ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। नाउन का अगर सफिक्स जुड़ता है तो वर्दी बनता है, वर्ब का अगर बनता है तो एबल भी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रस्टवर्दी शब्द को मान्यता मिली हुई है। ट्रस्टवर्दी सामान्यतः काम में आता है, रूल के हिसाब से ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में वर्दी नहीं हो तब इसको प्रेफरेंस देना। लेकिन अभी इसका सही आंसर वर्दी होगा, ट्रस्टवर्दी। क्लियर है क्या? ट्रस्टेबल नहीं, ट्रस्ट वर्दी बनाया जाता है। नाउन से इसका जो है एडजेक्टिव बनाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अच्छा केस था, इसमें हमारे जो रूल है वो साइड में हो गए, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ट्रस्टेबल शब्द को नहीं मानता है। और आप जानते हो इंग्लिश के लिए 2 ही, या तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। कई नए नए अर्थ ले आते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सा वाला केस है, ट्रस्टवर्दी वाला केस है। सफिक्स इसमें ये जोड़ना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। दोनों कंफ्यूजन थे, लेकिन हमने इसको दिए 2 स्टार। बी ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन मैंने दोनों केस भी आपको समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से आंसर कर दो। ये तो मेरे को लगता नहीं है कि कभी भी गलती होनी चाहिए इसमें, इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, और इसका तो मैं समझा चुकी हूँ। आई गेस ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीफिक्स सफिक्स वाली वीडियो में। पॉसिबल, अच्छा ये इन पढ़ाया था क्या मैंने? इन का मतलब क्या होता है? नॉट। और मैंने आपको बोला था कुछ केसेस में अंग्रेजों से जब बोला नहीं जाता तो अपनी सुविधा के अनुसार इंग्लिश को बदल देते थे। उनसे अगर इनके बाद में एल नहीं बोला जा रहा था तो इल बना दिया उन्होंने। तो जैसी उनकी सुविधा रहती है ना, वैसे वो अपने अकॉर्डिंग बदल देते। तो इम्पॉसिबल उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने बना दिया इम्पॉसिबल।
तो समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये इन ही था, बाद में इसको बना दिया इन्होंने इम, लेकिन सेंस तो नॉट वाला ही देगा, है ना। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में प्रीफिक्स पूछा जाए तो आप इम ही लिखोगे, क्योंकि अब तो बदलाव हो चुका है। लेकिन मैं तो आपको रूट वर्ड बता रही थी, रूट वर्ड से याद करने में आसानी रहेगी कि ये इन ही होता है जो नॉट का सेंस देता है सबके। जो पॉसिबल हो तो पॉसिबल है ही, और जो नहीं है वो इम्पॉसिबल है। कौन सा आंसर सही होगा? इम्पॉसिबल। डिसपॉसिबल नहीं होता, अनपॉसिबल नहीं होता, रीपॉसिबल नहीं होता, एक चीज होती है इम्पॉसिबल, असंभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चेक कर लो। ही इज फॉन्ड, फिल इन द ब्लैंक टी। ऑप्शन ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है, फटाफट से बता दो अगर आपको याद है तो। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कोई इलाज नहीं है। अरे जो लाइलाज चीजें उनका क्या इलाज करें? मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे अभी तो इतना टाइम नहीं है कि सारे फिक्स प्रेपोजिशन रटवाती बैठूं, और क्वेश्चन प्रीपोजिशन में पिछले वाले पेपर में नहीं आया था, हो सकता है आपके आ जाए, लेकिन सारे के सारे 50 तो प्रेपोजिशन से आ नहीं रहे कि हम मेहनत करें, है ना। टेंस जैसे टॉपिक्स जिनसे 7-8 आ रहे हैं उनको हम अच्छा करेंगे, उनको एकदम सही करेंगे। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन जितने याद है बहुत अच्छी बात है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है उनके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर ले। नहीं याद है परेशान नहीं होना है, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं है। जो याद है, एक मैं कह रही हूँ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कौन सा टारगेट लेके जा रहे हो कि 50 में से 50 सही करना है ना। ये 50 में से 50 वाले टारगेट के चक्कर में आपके 35 नंबर भी नहीं आ पाएंगे, बाकी टॉपिक छोड़ दोगे, आपका सारा जीवन जो इसी में निकल जाएगा कि कितने फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। हमें मेहनत उसी दिशा में करनी है जहां से फायदा निकले। कुछ बच्चे हिस्ट्री के पीछे पागलों की तरह पढ़ रहे होंगे एलडीसी एग्जाम में, अरे हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, उतने आ भी रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से। करंट पढ़ लो, करंट से 20+ क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश से इतना बड़ा सेगमेंट है, उसमें से जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, टेंस है आपका, वन वर्ड से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले वाले में सिनो से नहीं आए थे, एंटोनिम से आ रहे थे, इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं और जिनसे सही भी होंगे, है ना, जिनसे सही भी होंगे। इसमें क्या गारंटी है कितना सही होगा। चलो, फॉन्ड फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या फॉन्डनेस भी यही लेता है क्या? फॉन्ड ऑफ ले रहा है तो क्या फॉन्डनेस भी ऑफ ही लेगा क्या? बता दो जल्दी से। ये सही नहीं लिखा है क्या? फॉन्डनेस ही लिखा है, ये डी है। फॉन्डनेस जल्दी से बता दो। फॉन्डनेस नहीं लेता, ऑफ नहीं लेता, फॉर लेता है भाई। फॉन्डनेस फॉर समथिंग और फॉन्ड ऑफ समथिंग, ध्यान रखना। कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों की तो पता नहीं आते नहीं आते, लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम में जहां बड़े बड़े सेंटेंस देते हैं, एरर फाइंड में बच्चा कंफ्यूज रहता है और उसको समझ ही नहीं आता इतने बड़े वाक्य के अंदर मैं कहाँ ढूंढूं एरर, कहाँ ढूंढूं। उसके दिमाग में तो यही है कि फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा और फॉन्डनेस के साथ भी ऑफ चिपका देता है। लेकिन ध्यान रखना, फॉन्डनेस फॉर समथिंग होता है, फॉन्ड ऑफ समथिंग होता है। तो चाय का शौकीन है, क्या है भाई? चाय का शौकीन है। सभी लोग होते हैं ऑलमोस्ट, कुछ एक होते हैं कॉफी के शौकीन। तो चलिए, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस था, आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आंसर कर दो। वाई फिल इन द ब्लैंक योर वर्क यस्टरडे, क्या आंसर होगा इसका सही? ये अगर किसी से गलत हो रहा है तो एकदम मतलब वापस जाओ और टेंस की शुरू से शुरुआत वाली वीडियो देखो। अगर ये किसी का गलत हो रहा है, आई रिक्वेस्ट यू पीछे से पढ़ना फिर से शुरू करो। अभी जरूरत है पढ़ने की, दिक्कत है अगर ये गलत हो रहा है तो। चेक कर लो क्या आंसर होगा। चलिए, इसके बाद में हैव यू नॉट फिनिश्ड। अरे मैं कह रही हूँ ये यस्टरडे, आपको बताया था लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे और यस्टरडे, ये सारे किसके? पास्ट सिंपल के। और मैं कह रही हूँ कल फिर बताया था, कल या परसों वाली क्लास में जिस दिन सोल्यूशन करवाया था, मैं आज अभी सोच रही हूँ ये मेरा प्रेजेंट है। अगर मैंने 10-15 मिनट पहले भी कोई काम किया है तो उसको पास्ट में ले जाया जा सकता है और जाता भी है, लास्ट में जाता भी है। जो जस्ट अभी काम कंप्लीट हुआ है उसको पास्ट में ले जाया जाता है और वो पास्ट में जाता भी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज? चलिए ध्यान देना भाई, अगर ये पास्ट में चला गया है तो पास्ट सिंपल का तो एकमात्र केस है, कौन सा वाला केस है? सी ऑप्शन, डिड यू नॉट फिनिश। और आप ये भी देख लो, डिड के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कई बार हम जल्दबाजी में ये चीजें समझते नहीं है और ये नॉर्मल चीजों से है जो एलिमिनेट हो सकते हैं आपके क्वेश्चन। बाकी कुछ सही नहीं होगा। इस यस्टरडे को देखते हुए एकमात्र सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको चेक कर लो एक बारी। ये टुडे है, वाई की जगह यहाँ टी आएगा। ध्यान देना, फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। और ये आपको लिखा हुआ है राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स फिल इन द ब्लैंक कमिंग टुडे। राम और उसके साथ में उसके भाई। हम क्या करते हैं, इस एज वेल एज को मान लेते हैं प्लस।
कि राम तो है ही और उसके भाई और है, राम तो है ही उसके भाई और है, अब राम के साथ उसके भाई और जुड़ गए तो एक आदमी तो रहा नहीं राम अकेला, उसके भाई और जुड़ गए। ये हमारी गलती होती है और हम तुरंत से क्या कर देते हैं भाई, प्लूरल वाले ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा, सर ने टीओ पीओ पढ़ाया ही इसीलिए, इसी दिन के लिए आपको टीओ पीओ पढ़ाया था। टीओ का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का पेयर, पीओ का मतलब है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का पेयर। अगर ये एज वेल एज है और अगर क्या ये है ही, बिल्कुल है, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो मेरा एकमात्र राम बचा है और राम अभी भी अकेला है बेचारा, तो उसके लिए सही ऑप्शन कौन सा वाला आना चाहिए। अब तो कोई भी कर सकता है, बाकी तो सारे प्लूरल है। प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब पेपर का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, बस हमारे दिमाग को थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। राम एज वेल एज प्रेपोजिशन है, पीओ टीओ की जोड़ी को आप ध्यान रखना। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपके टॉपिक आता है ना, उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करवाना है और उसके लिए आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तभी आप कर पाओगे जब आप प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को साइड में करते जाओगे। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं फ्रेजेस वगैरह के, आप जाके फिर से वीडियो चेक कर सकते हो। 32 में हमने देखा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को अलग करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके का है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हमारी वर्ब आएगी। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, आई कैन नॉट फिल इन द ब्लैंक व्हाट द टेलीग्राम मीन्स। हम नहीं समझ पा रहे कि क्या भाई, क्या नहीं समझ पा रहे हो, व्हाट टेलीग्राम मीन्स, कि टेलीग्राम का क्या मतलब होता है, टेलीग्राम क्या मतलब देता है, ये समझ नहीं पा रहे हो, ये चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। तो पल्ले नहीं पड़ने के लिए जो फ्रेजल वर्ब होती है वो मेक आउट। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या पल्ले नहीं पड़ रही है, उसके लिए हम बोलते हैं मेक आउट, या समझ नहीं आ रही है। क्लियर है क्या ये चीज? जैसे एक सेंटेंस और बोलती हूं, I cannot make out what she said। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसने क्या कहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि उसने क्या कहा। मेकअप माइंड, आपने सुना है, मैंने इरादा कर लिया है, मैंने अपना माइंड तैयार कर लिया है किसी चीज के लिए। और एक मेकअप जो लड़कियां करती हैं वो वाला मेकअप भी मेकअप ही होता है। चलिए, एक हमारा लिखा हुआ है मेकओवर। आपको पता है मेकअप और मेकओवर में क्या डिफरेंस है? किसी की पर्सनैलिटी में कंप्लीट चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेकओवर। मेकओवर एक तरीके से रेनोवेट, चीजों को रेनोवेट करते हैं, उसको हम मेकओवर कहते हैं। क्लियर है ये चीज? और मेकअप फॉर समथिंग का मतलब होता है रिकवर करना या उसको कंपनसेट करने की जो बात आती है वो किसके अंदर आती है? मेकअप फॉर के अंदर आती है। हमें पल्ले नहीं पड़ने वाला सेंस देता तो उसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चेक कीजिए। 34 अगेन फ्रेजल वर्ब से। आप ये मत सोचना 12 तारीख वाले पेपर में फ्रेजल वर्ब नहीं आई है तो इस बार भी आपके नहीं आएगी, उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन आई या नहीं आई। अब जो भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन आपने सिलेबस में जितनी चीजें लिख रखी है हमें उसको ध्यान में रखना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, द बैंक फिल इन द ब्लैंक माई एप्लीकेशन टू एक्सपीडाइट अ होम लोन। भाई बैंक ने मेरी एप्लीकेशन को क्या कर दिया है? मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। किसके लिए? होम लोन के लिए जो मेरी एप्लीकेशन थी उसको बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्शन के सेंस में जो आएगी फ्रेजल वर्ब वो है टर्न डाउन। किसी चीज को रिजेक्ट करना, किसी चीज को कैंसिल करना, ये होता है टर्न डाउन। और टर्न डाउन जो है वॉल्यूम के लिए भी आता है, दो चीजों के लिए आता है। वॉल्यूम के लिए मतलब जैसे टीवी के अंदर आपने आवाज तेज कर रखी है तो उसका अगर आप टर्न डाउन वॉल्यूम बोल रहे हो तो आवाज कम करने के लिए बोल रहे हो, और टर्न डाउन किसी चीज को बोल रहे हो तो उसको कैंसिल करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए बोल रहे हो। टर्न इनटू होता है कन्वर्जन को दिखाता है। भाई कोई किसी चीज में कंप्लीटली चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उसको टर्न इनटू के फ्रेजल वर्ब से काम में ले सकते हैं। और टर्न ऑफ, टर्न बाय जनरली काम में नहीं आता है, लेकिन टर्न ऑफ को आप ध्यान में रख सकते हो। टर्न ऑफ द टेलीविजन, टर्न ऑफ द टेलीविजन यानी टीवी वाले सेंस के अंदर इसको याद कर सकते हो, टीवी को बंद करने वाले केस में। चलिए ये दोनों आप बस दो ही ध्यान में रखनी है आपको, टर्न डाउन ध्यान में रखनी है और टर्न ऑफ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस चेज। और एक बार आप जाके फ्रेजल वर्ब वाली फिर से वीडियो चेक कर सकते हो। अ वाइल्ड गूस चेज, अ वाइल्ड गूस चेज आप जानते हो कि बिना मतलब जो है किसी चीज की, किसी ऐसी चीज की आपको पीछा करने की मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज का पीछा करना जिससे आपको कोई भी फ्रूट नहीं मिलने वाला है, कोई भी परिणाम नहीं मिल पाएगा उससे आपको। तो एक ऐसी फुलिश सर्च होती है जिसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, अ फुलिश एंड फ्रूटलेस। देखो सेकंड वाला क्यों गलत हुआ है? अ फुलिश बट फ्रूटफुल, अरे इससे फ्रूट भी नहीं मिलता है, फ्रूटलेस ये होता है। अ फुलिश बट प्लेजेंट सर्च, कोई आपके लिए सुखदाई नहीं होने वाली है और कोई कॉम्प्रिहेंशन विस्तृत सर्च भी नहीं होने वाली है। ये एकमात्र कौन सी सर्च है? फुलिश सर्च है, जिसको खोजने का कोई मतलब नहीं होता है। अ वाइल्ड गूस चेस। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए भाई,
नीड ऑफ द आवर मीन्स, नीड ऑफ द आवर का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिस समय आपको जरूरत है उस समय का भाव है नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब जब मेरे को जरूरत है, जिस समय मुझे जरूरत है उस टाइम की ही मैं बात कर रही हूँ। इसका मतलब होता है द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, जिस समय आपको रिक्वायरमेंट है उस समय की बात कर रहा है, कि उसी समय पर रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है जब हमें उसकी जरूरत है। द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं, ये टाइम बाउंड होती है भाई। नीड ऑफ द आवर, आप देख लो यहाँ आर लिखा हुआ है, आर जो है टाइम को डिनोट कर रहा है, तो फिक्स टाइम की ही बात कर रहा है, फिक्स टाइम पे ही हमें जिस नीड की बात कर रहे हैं वही नीड ऑफ दी आर है। अ डायर नेसेसिटी, ये नेसेसिटी की भी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। टाइमली रेमेडी, कि समय पे उसका इलाज हो जाए, उसका रेमेडी मतलब क्योर हो जाए, उसकी भी ये बात नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, द रिक्वायरमेंट एट दी गिवन टाइम। बाय है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। देखो अब बाय फिट्स एंड स्टार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम होती है, इसको ध्यान कैसे रखोगे। जब आपको फिट करा तब आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब एक होता है ना कि जब मुझे सूट करा, अभी मेरी इच्छा है, मुझे सूट करा, मैं फिट हूं, मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे पढ़ाना, ठीक है। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब बेसिकली आप ऐसे याद करोगे कि जब आपको फिट करता है, ये मैं फिट्स और स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि जब मूड, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको फिट होता है या जब आपको सूट करता है तभी आप चीजों को स्टार्ट करते हो। इसका मतलब आप रेगुलर नहीं हो, आप कैसे हो, इर्रेगुलर हो। इसका मतलब आपको फिट कर रहा है तो ही आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है ना, आपको सूट कर रहा है तो ही आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब आप रेगुलर नहीं हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब आपके अकॉर्डिंग आप जो है चीजों को करते हो, इर्रेगुलर आप चीजों को करते हो। अनॉय नाराज करने के सेंस में, एग्री गुस्सा करने के सेंस में, और फेवरिशली का मतलब होता है बेचैनी से। भाई क्या मतलब होता है, बेचैनी से। तो ये कोई सेंस नहीं है, एकमात्र इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए 38 नंबर चेक कर लो एक बारी। दिस 94-year-old women fill in the blank that it's never too late to do a startup। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेंस में इस बार क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से आपको देखना है। क्या कह रहा है भाई कि एक 94-year-old women, एक 94 ईयर की ओल्ड वुमेन है, उसने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है कि इट्स नेवर टू लेट, कभी लेट नहीं होता, टू डू ए स्टार्टअप, एक स्टार्टअप डालने के लिए, एक स्टार्टअप करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। मतलब जब आप जागो तभी आपका सवेरा है। तो इसमें आपको चेक करना था कि कौन सा वाला मैं काम ले सकती हूँ। पहले देखो मैं कौन कौन सा ऑप्शन हटा रही हूँ। ए ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि हेड के बाद वर्ब थर्ड नहीं आता। अच्छी तरीके से आप जानते हो कि हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, इसका मतलब ये वाली चीज तो हट जाएगी। नेक्स्ट है इज प्रूव्ड। इज प्रूव्ड का मतलब तो ओल्ड वुमेन को प्रूव किया गया है, और आप जानते हो कि ये पैसिव का केस नहीं है, ये एक्टिव का केस है कि वुमेन ने ये चीज प्रूव की है कि भाई कभी भी देरी नहीं होती। इसका मतलब हो सकता है 94 की उम्र में उसने अपना कुछ स्टार्टअप डाला हो, इसलिए वुमेन को प्रूव नहीं किया गया है कि भाई देरी नहीं होती, वुमेन ने प्रूव किया है कि जो है कभी भी देरी नहीं होती। तो इस सेंस के अंदर जो है ध्यान दीजिए भाई, ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, और एकमात्र सही आंसर होगा सी ऑप्शन, हैज प्रूव्ड कि विमेन ने प्रूव किया है क्या, कि कभी भी देरी नहीं होती किसी भी स्टार्टअप को डालने के लिए। हमें इसको पैसिव नहीं दिखाना था, इसको एक्टिव दिखाना था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 चेक करो। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। चलिए चेक करके बता दो भाई। ए ऑप्शन में लिख रखा है नॉर्मली इट इज हैपनिंग, बी ऑप्शन में लिख रखा है दैट नोबडी इज इन द ऑफिस, और सी ऑप्शन में लिख रखा है एंड द फोन कीप्स ऑन रिंगिंग। हमें चेक करना है कि किसमें एरर है। सारे ऑप्शंस को वन बाय वन आप लोग चेक करोगे कि कहां पे एरर है। मैं कह रही हूं सारों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मली, ये नॉर्मली अगर आपको पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैंने आपको बताई थी एडवर्ब्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स बताई थी। और वैसे भी नहीं तो आप जानते हो कि नॉर्मली हुआ यानी सामान्यतः कोई चीज हो रही है, यूजुअली हुआ, जनरली हुआ, ये सारे किसमें काम में आते हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल में काम में आते हैं। जो रोजमर्रा में होने वाली चीजें हैं, जो रूटीन एक्शन है, उनकी मैं जो है बात कर रही हूँ। ध्यान रखना इस चीज को आप। तो इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल। नॉर्मली इट हैपेंस, तो गलती यही है, नॉर्मली इट हैपेंस दैट नोबडी इज इन द ऑफिस एंड द फोन कीप्स ऑन रिंगिंग। बाकी एरर कोई चेक दिख नहीं रही है। नोबडी के साथ सही है, द फोन के साथ सिंगुलर के साथ ये सिंगुलर है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अगर वर्ब लानी है तो आईएनजी फॉर्म चाहिए। सारी चीजें एज इट इज सही है। नॉर्मली, यूजुअली, जनरली ये सारे प्रेजेंट सिंपल के लिए होते हैं। तो यहीं पे हमें पकड़ लेनी थी एरर। हम क्या जल्दबाजी में नीचे पहुंच जाते लेकिन एरर नहीं मिलती। पहले सेंटेंस से आखिरी सेंटेंस तक आपको अच्छे से चीजों को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम। देखो ध्यान देना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में ये चीज रखनी होगी कि मैं ये कह रही हूं कि आई एम थिंक दैट,
पहली चीज तो स्टैटिव वर्ब्स जो होती है, स्टैटिव वर्ब्स जो होती है वो स्टेट को बताती हैं, अवस्था को जो है स्टैटिव वर्ब्स बताती हैं अवस्था को, तो इनका जो है कंटिन्यूअस नहीं बनता, इनका जिरंड बन सकता है लेकिन इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता। और एक चीज और आप ध्यान रखना ये कि दैट के साथ में ये जो स्टैटिव वर्ब है ये स्टेट को बता रही है, इसके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। तो आई एम थिंक नहीं होता, और आई एम थिंक तो वैसे भी गलत है यार, अरे ये तो पहले ही गलत है, नो इंप्रूवमेंट का कोई केस ही नहीं है, बी के बाद में वर्ब फर्स्ट कभी भी नहीं आती, तो ये नो इंप्रूवमेंट का केस तो हट ही गया, पहला वाला तो गलत दे रखा है। अब वन बाय वन सारे चेक कर लो। आई वॉज थिंकिंग दैट द नेक्स्ट डे आई विल बी टेकिंग दी क्लास, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रखा है भाई, मतलब इसका मतलब ये वाला सेंटेंस, ये वाला पार्ट ही तो चेंज करना है हमें। चलो ध्यान दो, यहाँ पे है ये पास्ट और यहाँ है ये फ्यूचर। अरे फ्यूचर और पास्ट की डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, फ्यूचर के साथ में या तो प्रेजेंट आ सकता है या प्रेजेंट के साथ में पास्ट आ सकता है, फ्यूचर और पास्ट की एज सच कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है, ये हो जाएगा गलत। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे दैट के साथ में थिंक आना चाहिए, आई के साथ में बिल्कुल थिंक आना चाहिए, थिंक्स नहीं आना चाहिए था, ये सही है। दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, और आप जानते हो इस विल के साथ में स्टे का जो है कॉमन फैक्टर हुआ है, तो ये ध्यान में भी रख सकते हो आपकी, ये वाला सही है। लास्ट वाला देखो क्या लिख रखा है, I have thought, ये थॉट होगा, I have thought that tomorrow I am taking leave and stay at home। देखो ध्यान से देखना, फोर्थ डी ऑप्शन क्यों गलत हुआ है, इसका बहुत सही तरीका बता रही हूँ। देखो I have thought, मैंने सोचा कि टुमारो कल मैं क्या कर रहा हूं भाई, आई एम टेकिंग लीव, आई एम टेकिंग मैं लीव ले रहा हूं, एंड इसके बाद में स्टे एट होम आ सकता है। कि आप खुद बता दो मुझे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बता दो भाई डी ऑप्शन क्यों गलत हुआ है। आप जानते हो कॉमन फैक्टर हुआ है, तो इसका मतलब तो यहां से ये जो है टेक, यहां पे अगर ये टेकिंग मेन वर्ब है तो आई एम स्टे थोड़ी होगा, अरे कॉमन फैक्टर हो सकता है क्या, आई एम स्टेइंग होता, फिर यहाँ पे तो ये होता कि यहाँ पे लिखा हुआ होता आई हैव थॉट दैट टुमारो आई एम टेकिंग लीव एंड स्टेइंग एट होम। तो ये कॉमन फैक्टर में आपको ये चीजें बहुत बहुत ध्यान में रखनी होगी कि जो कॉमन फैक्टर हुआ है एंड के बाद में सेम जो वर्ब आनी चाहिए वही एक्चुअली आ रही है या नहीं आ रही है। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। डी का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको 2 बार सोचना, अगर फिर भी नहीं आपको कम समझ में आ रहा है वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप पीछे जाके एक बार चेक जरूर कर लेना क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन बस इतना सही है कि भाई ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई एम टेकिंग के बाद आई एम टेकिंग लीव एंड स्टे एट होम लिख रहे हो, तो ये कॉमन फैक्टर के अंदर इस वर्ब को दिक्कत हो रही है, ये बेचारी ऐसे नहीं रह सकती, आई एम के बाद स्टे नहीं आ सकता, और ऊपर वाला तो गलत था ही, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 चेक कीजिए। ही इज गुड फिल इन द ब्लैंक मेकिंग स्टोरीज, वो अच्छा है, उसके पास स्किल है, किस चीज की स्किल है, तो ध्यान रखना स्किल वाले केस में जब किसी चीज की स्किल होती है पर्सन के पास में तो गुड और बैड अपने बाद क्या लेता है भाई, एट लेता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है कि भाई गुड और बैड अपने बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है स्किल के केस में, बाकी अदरवाइज डिपेंड करता है कि किस केस में वो आ रहा है। बाकी जनरली जो है स्किल वाला ही आपसे पूछते हैं तो ये गुड एट लेता है, गुड एट मेकिंग स्टोरीज। ध्यान देना ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वर्ब को बिठाते हो तो उसका जिरंड वाला फॉर्म जो है आता है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 चेक करो। शी पुट द लेटर फिल इन द ब्लैंक हर पिलो, उसने लेटर को रखा अपने पिलो के नीचे। यही बात होती है कि भाई पहले देख लो इन और ऑफ तो आएगा नहीं, अंदर तो रखा नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ऑफ तो अलग का सेंस देता है, अवे का सेंस देता है। अब अपन को ये देखना है कि भाई बिलो और अंडर में से क्या आएगा। बिलो मैंने आपको बता रखा है, बिलो लेवल के लिए आता है, किसके लिए आता है भाई, लेवल के लिए आता है, डिग्री के लिए आता है। लेकिन अंडर जो है वो किसी चीज के नीचे, अंडर द ट्री, फिजिकल सेंस में अंडर द ट्री, फिजिकल सेंस के अंदर जब भी आपको नीचे बताना हो तो फिजिकल सेंस में आप अंडर बताओगे, और साइकोलॉजिकल सेंस में अगर आपको बताना हो किसी चीज को कम तो आप बिलो बताओगे। क्लियर है क्या ये चीज, ध्यान रखना। फिजिकल जिसका एग्जिस्टेंस हो तो अंडर द ट्री हम इसीलिए बोलते हैं। तो पिलो के नीचे रखा था, डिग्री और लेवल नहीं है पिलो, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा भाई, अंडर द पिलो हो, अंडर हर पिलो होगा, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 चेक करो एक बारी। ही इज दी फिल इन द ब्लैंक ऑफ द टू, दो में से चुनने के लिए, दो में से चुनने के लिए कंपैरेटिव डिग्री आती है या फिर आप बताओ सुपरलेटिव डिग्री आती है। मैं ये बता चुकी हूँ, जो अपना डिग्री जो डिग्री वाला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या डिग्री वाले जो सारे केसेस थे वो हम उस वीडियो में चेक कर चुके हैं। तो एक बार आप मुझे बताओ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वाले केस के अंदर कि आर्टिकल के बाद अकेला ये अपना एडजेक्टिव तो बैठता नहीं है, अच्छा एडवर्ब भी नहीं बैठेगा, ये बची 2 डिग्री हमारे पास, ये वाली है सुपरलेटिव,
ये वाली कौन सी है भाई, सुपरलेटिव, और ये वाली कौन सी है, कंपैरेटिव। अब आप मुझे बता दो कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी आता है क्या? कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दी आता है अगर ऑफ वाला केस हो, दोनों में से चुनने वाला केस हो। सुपरलेटिव के साथ हमेशा आर्टिकल दी आता है, ध्यान रखना इस चीज का। अभी यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, दो में से अगर चुनना होता है, दो में से चुनना होता है तो कंपैरेटिव आता है, और दो से ज्यादा से चुनना हो तो सुपरलेटिव आता है। दो में से अगर आपको चुनना है कंपैरेटिव डिग्री वाला, सी ऑप्शन सही होगा। आर्टिकल वाली बात भी मैंने समझा दी है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना अगर आपको नहीं पता हो तो। कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल तभी आता है केवल ऑफ वाले केस के अंदर। क्लियर है, ये ध्यान रखना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चेक कर लो एक बार। फिल इन द ब्लैंक, ही इज इंटेलिजेंट, ही फेल्ड द एग्जाम। अरे वो इंटेलिजेंट है तो एग्जाम में फेल कैसे हो सकता है? इसका मतलब कंट्रास्ट वाला केस है कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी जो है एग्जाम में फेल हुआ है, तो इसका मतलब कंट्रास्ट वाला केस है। कंट्रास्ट वाला एकमात्र ऑप्शन जो है, हम कंट्रास्ट वाले तीन ऑप्शन है, एक मात्र नहीं, तीन ऑप्शन है, लेकिन मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है तीनों में। ये दोनों प्रेपोजिशन है, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, या बोल सकते हैं कनेक्टिव है, और बिकॉज भी कंजंक्शन आप जानते ही हो। तो मैं कह रही हूँ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। प्रेपोजिशन को सेंटेंस नहीं चाहिए होता। कंजंक्शन को सेंटेंस चाहिए होता है, कंजंक्शन के पहले सेंटेंस, कंजंक्शन के बाद में सेंटेंस। तो ए और बी यहाँ पे क्यों गलत हुए हैं, उसकी वजह यही है, अरे ये भी तो के बावजूद का सेंस ही देते हैं ना कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद फेल हुआ। ए और बी, डेस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, और ये भी ध्यान रखना डेस्पाइट अपने साथ में क्या लेता है, ऑफ नहीं लेता है, लेकिन इंस्पाइट अपने साथ में ऑफ लेता है, और इन दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। लेकिन ये दोनों क्या है भाई, ये प्रेपोजिशन है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आगे आना चाहिए था डेस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड द एग्जाम, तब ये डेस्पाइट हो जाता, या फिर इंस्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड द एग्जाम, क्योंकि आप जानते हो वर्ब को अगर मुझे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बिठाना है तो मुझे आईएनजी को लाना ही पड़ेगा। कंजंक्शन इसके अंदर अपने पास दो थे, अरे क्योंकि वो इंटेलिजेंट था इसलिए फेल हुआ, नहीं, कंट्रास्ट दिखाना था हमें, कंट्रास्ट ये दिखाना था कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो जो है फेल हो गया। और आप जानते हो इवन दो का मतलब दो वाला ही होता है, यद्यपि वो इंटेलिजेंट था लेकिन फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन। ध्यान रखना प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, कंजंक्शन के पहले सेंटेंस, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। हायर वी गो द कूलर इट इज, बिल्कुल ये कंपैरेटिव डिग्री है। सर क्लासरूम में इसको ग्राफ बना के बताते हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, फिक्स्ड वाला केस है। मैं कह रही हूं कि ये चीज इतनी बढ़ रही है तो दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा, यानी दोनों एक सर्टेन अमाउंट से, एक सर्टेन निश्चित अमाउंट से अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो ये सर्टेनिटी वाला केस है। इस केस में आप ध्यान रखना द हायर वी गो द कूलर इट इज, जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ही ठंडा वहां पर होता है, या उतना ही ठंडा हम वहां पे एटमॉस्फेयर पाते हैं। तो ये किसका सेंस देता है, जितना और उतना का। ध्यान रखना इन दोनों के अंदर ही इस तरह की कंपैरेटिव डिग्री में, इस तरह की जब दो चीजों की तुलना कर रहे हो, डबल कंपैरिजन, क्या बोलते हैं इसको, डबल कंपैरिजन। तो ये डबल कंपैरिजन वाले केस के अंदर दोनों में दी आता है दी हायर वी गो द कूलर इट इज। क्लियर है क्या ये चीज? ध्यान रखना सी इसका सही आंसर होगा, ए बी डी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत अच्छा केस है, आपसे पूछा जा सकता है। तो द हायर वी गो द कूलर इट इज, दोनों को बढ़ाना है, दोनों को बढ़ाने के लिए डबल कंपैरिजन का केस है, दोनों में आर्टिकल दी का यूज होगा। क्लियर है, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 चेक कीजिए। इट इज रनिंग fill in the blank a 2-week campaign calling on Koreans। call on मतलब पुकारना भी होता है, call on का मतलब आह्वान करना भी होता है, आह्वान करना भी होता है और पुकारना भी होता है, दोनों चीजें होती है भाई, ध्यान देना। इट इज रनिंग जैसे होता है ना कि 2-week कैंपेन, 2 दिवसीय कैंपेन, तो ये 2 दिवसीय क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और कैंपेन आप जान ही रहे हो नाउन है, तो नाउन को चाहिए आर्टिकल। तो 1-2 दिवसीय कैंपेन, 1-2 दिवसीय कैंपेन जो है चल रहा है, ये इट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मान लो, आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा हुआ है भाई कि ऑर्गेनाइजेशन एक चला रहा है, क्या चला रहा है भाई, किस चीज को चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एक 2 दिवसीय कैंपेन को चला रहा है। और किस चीज के लिए चला रहा है, ये क्यों चला रहा है, कैसे चला रहा है, तो कोरियंस का आह्वान करते हुए। आप जानते हो जो बच्चे वीआईपीएम से पढ़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से क्लोजेस फ्रेजेस जानते हैं, ये यहाँ पे करते हुए का सेंस निकलेगा। कोरियंस का आह्वान करते हुए एक 2 दिवसीय कैंपेन चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। ध्यान रखना 1-2 दिवसीय, इसके लिए एकमात्र आंसर होगा ए ऑप्शन, अ 2-week कैंपेन। इस तरीके के क्वेश्चन 12 तारीख वाले पेपर में आया था, आपको बस यही समझना था कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर्टिकुलर वाला केस नहीं है, स्पेसिफिक वाला केस नहीं है, और ए और एन में से एक ही चीज आ सकती है, आप जानते हो 2 से पहले, तो वो आर्टिकल ए ही होगा। क्लियर है ये चीज? 46 नंबर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 एक बार चेक कर लो। विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम पूछा है। अरे विक्ट्री का एंटोनिम पूछा है, गलती कहाँ होती है? विक्ट्री का मतलब जीत है। आपने पढ़ा ही नहीं कि आपको क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। आप सोचे कि भाई सिनोनिम ही पूछा है, तो फटाफट से हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सही कर देते हैं। लेकिन आप जानते हो कॉन्क्वेस्ट का मतलब अपने आप में जीत होता है। तो हमें ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होगा कि हमसे सिनोनिम पूछा है या हमसे एंटोनिम पूछा है। तो जैसे ही आपने चेक किया कि हमसे पूछा क्या है, भाई हम लोगों से पूछा है एंटोनिम पूछा है, तो ये पहला वाला तो नहीं हो सकता। कॉन्क्वेस्ट का अपना मतलब जो है, कॉन्कोर सुना है ना, तो कॉन्कोर, कॉन्क्वेस्ट इसका नाउन होता है, इसका मतलब है जीत। डिस्ट्रक्शन तो विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन विनाश होता है। डिफीट हार होती है, हमें यही चाहिए थी, जीत की तो हार ही होगा एकदम। जीत का ऑपोजिट एंटोनिम तो हार ही होगा, और सक्सेस खुद अपने आप में जीत होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चेक कर लो। पोलाइट, पोलाइट का हमें बताना है, एंटोनिम बताना है, ये चीज मत भूलना। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। कोई चीज नम्र है, कोई पर्सन नम्र है ना, सौम्य है, थोड़ा सा बोलने में पोलाइट है। तो एक तो पर्सन बोलता है पोलाइट और एक पर्सन बोलता है रूड। जानते हो ना, ये तो हम आम जीवन में भी सीखते हुए आए हैं कि पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है भाई? रूड। एक आदमी होता है पोलाइट और एक आदमी होता है रूड। पोलाइट जो बहुत सॉफ्ट सॉर्ट, बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, और एक होता है रूड पर्सन, बहुत बेकार तरीके से, बहुत गंदे रंग से जो है आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, सिंसियर का ऑपोजिट इनसिंसियर यहाँ पे दिया हुआ है। सिंसियर का मतलब क्या होता है? जो छल नहीं करता, जैसा करना चाहिए चीटिंग नहीं करता, जैसा करना चाहिए, जो रूल्स फॉलो करने चाहिए सिंसियरली उन चीजों को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे निश्चल, सिंसियर का मतलब होता है निश्चल, तो इनसिंसियर का मतलब होगा छली। अरे छल का मतलब है यहाँ पे चीटिंग करने से। किससे है भाई? चीटिंग से। आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर नहीं हो, इसका मतलब क्या है? आप पढ़ाई में चीटिंग कर रहे हो, आप बैठ नहीं रहे हो पूरे घंटे, आप 10 घंटे का टाइमर लगाते हो, उसमें 50 बार उठते हो बैठते हो, उठते हो बैठते हो, फिर बोलते हो 10 घंटे हो गए, है ना। तो ये आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर नहीं हो, आप छली हो, आप छलावा कर रहे हो अपनी पढ़ाई के साथ में, ठीक है। अच्छा, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, तो इनसेंसिटिव का मतलब होगा असंवेदनशील, जिसके पास संवेदना नहीं है, जो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, असंवेदनशील। अच्छा, इनक्विसिटिव का मतलब होता है, इनक्विसिटिव का मतलब होता है इंक्वायरी से, इसको समझो पूछताछ करने वाला। पूछताछ में बड़े ओ की मात्रा आती है, पूछताछ। इंक्वायरी से याद रखना, इनक्विसिटिव को वैसा पर्सन जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला। क्लियर है? तो हमें चाहिए था पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है नम्र। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो हार्श बिहेवियर करे, बुरा बर्ताव करे, रूड बातचीत करे, तो हमें पोलाइट का एंटोनिम चाहिए था, वो होता है रूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो 49। अरे डिलीजेंट तो सर ने क्लास में पढ़ा रखा है, दिल से काम करते हो तो उसको कहते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट दिल से काम करने वाला होता है मेहनती व्यक्ति, जो क्या काम कर रहा है भाई? मेहनती, मेहनत करके काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है। इसका हमें चाहिए एंटोनिम। आप जानते हो कि इंटेलिजेंट का मतलब तो होशियार होता है, किसी भी काम में अच्छा होना, है ना, किसी भी काम में अच्छा होना। माइंड से इसको ज्यादातर लिया जाता है, दिमागी रूप से। किससे? दिमागी रूप से, माइंड से। चलिए नेक्स्ट होता है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। अरे मेहनती का उल्टा आलसी तो होगा, एक व्यक्ति जो काम कर रहा है और एक व्यक्ति जो लेजी है। तो दिल से जो काम कर रहा है वो है व्यक्ति मेहनती, और जो है आलसी वो व्यक्ति क्या है भाई? लेजी। एक है बूस्टफुल। बोस्टफुल, बोस्ट आपने सुना होगा, डींग, डींग होता है बोस्ट मतलब डींग, तो बोस्टफुल मतलब डींगे हाँकने वाले से, डींगे हाँकने वाला। डींगे आप जानते हो ना, बड़ा चढ़ा के फेंक रहा है लंबी लंबी, तो डींग के हाँकने वाला बोस्टफुल। क्लियर है? बोस्ट डींग मतलब, इसका मतलब डींग होता है बोस्ट का मतलब। फिर है नोटेरियस। आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो प्रख्यात का होता है कुख्यात। एक व्यक्ति होता है प्रख्यात और एक व्यक्ति होता है कुख्यात। तो ये नोटेरियस व्यक्ति जो होता है ये होता है कुख्यात, बुरा वाला। ये नेगेटिव वर्ड होता है भाई। कुख्यात का मतलब नेगेटिवली फेमस है, नेगेटिवली फेमस है, इनफेमस है व्यक्ति। कैसा है भाई? इनफेमस है। वैसे इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या ये चीज? इनफेमस है ये व्यक्ति। और इसका उल्टा क्या होगा? फेमस होगा अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से फेमस है। कई बार इसका उल्टा ना उल्टा भी पूछ लेते हैं। इसका मतलब ऐसे बना देते हैं कि अगर नोटेरियस फेमस है तो इनफेमस कर देंगे, इस तरह ऐसा बता देंगे कि नोटेरियस खुद भी तो अपने आप में फेमस ही होता है, लेकिन वो गलत ढंग से, तो इनफेमस बोल दिया, यानी इतना गलत तरीके से जो है ये फेमस होता है। ध्यान रखना, नोटेरियस का मतलब होता है कुख्यात। क्या होता है भाई? नोटेरियस का मतलब कुख्यात। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है आज का। शी इज
इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। आप जानते हो कि यूरोपियन की स्पेलिंग में ई को देख के घबराना नहीं है, ये स्टार्ट यू से ही होता है, ये यूरोपियन ऐसे ही लिखा जाता है भाई। य को देखते हुए ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इंडियन का आई से तो आपको पता ही है ये वोवल है कि वो एक इंडियन है और उसका हस्बैंड क्या है, एक यूरोपियन है। तो इस तरीके से हमें देखना था कौन सा वाला ऑप्शन सही है भाई। शी इज एन इंडियन बट हर हस्बैंड इज अ यूरोपियन, एकदम सही आंसर है डी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन की सीरीज आपको समझ में आई हो। सारे क्वेश्चन मैंने स्पीड में डिस्कस इसलिए किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम कवर कर पाए। कल से हम लोगों की जो है सेमिनार्स, बेसिकली सॉरी सेमिनार्स नहीं, आप लोगों की महामैराथन, आप लोगों की कल से जो है महामैराथन है, और महामैराथन में हम कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करते जाए। स्पेशली ये जो मैराथन होगी ये इस बार 12 तारीख वाले पेपर को ध्यान में रखते हुए होगी। जैसे आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन, टेंस में आपको दिक्कत आ रही है, वन वर्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे, और टच भी उसी तरीके से करेंगे जैसे 12 तारीख वाले पेपर में आया था। तो आप जुड़ना मत भूलना। कल से हमारी क्लास का जो 3 दिन मैराथन टाइम रहेगा वो 2 बजे से रहेगा भाई। कितने बजे से रहेगा? 2 बजे से आप लोगों का कल से क्लास का टाइम रहेगा, क्योंकि हमें लंबा समय चाहिए होगा, तो 2 बजे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग कॉमेंट जरूर करना कि इस मॉडल पेपर में आप लोगों के कितने मार्क्स आए, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।